गुड मॉर्निंग दोस्तों, माई सेल्फ एमडी नूर इस्लाम। किताबों की दुनिया में दोबारा से आपका स्वागत है। आज हम लोग सुनेंगे कैश फ्लो क्वाड्रेंट का लेसन नंबर 11। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। इसका टाइटल है पहला कदम। ये खुद के बिजनेस का ध्यान रखने का समय है। क्या आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं परंतु अपने सिवाय बाकी सबको अमीर बना रहे हैं? बचपन से ही ज्यादातर लोगों की प्रोग्रामिंग इस तरह कर दी जाती है कि वे दूसरे के बिजनेस का ध्यान रखते हैं और दूसरों को अमीर बनाते हैं। यह सिलसिला मासूम तरीके से शुरू होता है जब सलाह हमें इस तरह के शब्द सुनने को मिलते हैं। पहला, स्कूल जाओ और अच्छे नंबर लाओ ताकि तुम्हें एक सुरक्षित नौकरी मिल सके जिसमें अच्छी तनख्वाह और अन्य लाभ हो। दूसरा, कड़ी मेहनत करो ताकि तुम अपने सपनों का घर खरीद सको। आखिरकार मकान एक संपत्ति है और ये तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण निवेश है। तीसरा, कर्ज जितने लंबे समय तक चले उतना ही अच्छा है क्योंकि सरकार उसके ब्याज पर टैक्स में छूट देती है। चौथा, अभी खरीदो बाद में पैसे दो या नाम मात्र का नगद दें, बाकी आसान मासिक किस्तों में, या अंदर आइए और पैसे बचाइए। जो लोग इन सलाहों का अनुकरण करते हैं वे अक्सर यह बन जाते हैं। पहला, कर्मचारी जो अपने बॉस और मालिक को अमीर बनाता है। दूसरा, कर्जदार जो बैंकों और कर्ज देने वालों को अमीर बनाते हैं। तीसरा, करदाता जो सरकार को अमीर बनाते हैं। चौथा, ग्राहक जो बहुत सी कंपनियों को अमीर बनाते हैं। अपने वित्तीय तीव्र मार्ग को खोजने के बजाय वे हर एक को उसके वित्तीय तीव्र मार्ग पर पहुंचाने में मदद करते हैं। अपने बिजनेस का ध्यान रखने के बजाय वे बाकी सबके बिजनेस का ध्यान रखने में जिंदगी भर मेहनत करते हैं। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को देखकर आप आसानी से देख सकते हैं कि बचपन से हमारी प्रोग्रामिंग इस तरह कर दी जाती है ताकि हम हर एक के बिजनेस का ध्यान रखें और अपने बिजनेस को नजरअंदाज कर दें। ये इनकम स्टेटमेंट में आए, आप अपने बॉस के बिजनेस का ध्यान रखते हैं। व्यय, आप टैक्स के माध्यम से सरकार के बिजनेस का ध्यान रखते हैं। हर वस्तु खरीद कर आप दूसरे के बिजनेस का ध्यान रखते हैं। बैलेंस शीट आपका संपत्ति, यह आपका बिजनेस है। दायित्व, आप अपने बैंकर के बिजनेस का ध्यान रखते हैं। काम करें। मेरी कक्षाओं में मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि वे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करें। बहुत से लोगों को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सुखद तस्वीर नजर नहीं आती है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन्हें गुमराह करके अपने बिजनेस का ध्यान रखने के बजाय बाकी सबके बिजनेस का ध्यान रखने की सलाह दी गई है। पहला, आपका पहला कदम, अपना व्यक्तिगत फाइनेंशियल स्टेटमेंट भरें। मैंने एक सिंपल इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दी है जैसा कि कैश फ्लो गेम में दिखाया गया है। जहां आप जाना चाहते हैं वहां पहुंचने के लिए आपको ये जानने की जरूरत है कि आप कहां हैं। अपने जीवन का नियंत्रण लेने और अपने खुद के बिजनेस का ध्यान रखने में समय लगाने की दिशा में यह आपका पहला कदम है। दूसरा, वित्तीय लक्ष्य बनाएं। दीर्घकालीन वित्तीय लक्ष्य बनाएं कि आप 5 साल में कहां पहुंचना चाहते हैं। एक छोटा और कम अवधि वाला वित्तीय लक्ष्य भी बना लें कि आप 1 साल में कहां पहुंचना चाहते हैं। अधिक छोटा वित्तीय लक्ष्य आपके 5 साल के लक्ष्य की राह में एक पायदान है। ऐसे लक्ष्य बनाएं जो यथार्थवादी हो और हासिल किए जा सके। अगले 12 महीनों में पहला, ऐसा लिखिए, मैं अपने कर्ज को कितना डॉलर तक, उसको लिखना है, डॉलर तक कम करना चाहता हूं। दूसरा, मैं अपनी संपत्ति या निष्क्रिय आय से प्राप्त कैश फ्लो को कितना हो सकता है उसको डॉलर में या रुपया में प्रति माह कब तक बढ़ाना चाहता हूं। निष्क्रिय आय वह है जो आप बिना मेहनत किए कमाते हैं। बी, मेरे 5 साल के वित्तीय लक्ष्य हैं। पहला, अपनी संपत्ति से होने वाले कैश फ्लो को कितना डॉलर तक आप प्रति माह तक बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा, अपनी संपत्ति वाले कॉलम में निवेश साधनों को रखना जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक, बिजनेस। सी, आज से 5 साल बाद के इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को बनाने के लिए अपने 5 साल के लक्ष्यों का प्रयोग करें। अब आप जान चुके हैं कि वित्तीय रूप से आप आज कहां हैं। अब आपने अपने लक्ष्य भी बना लिए हैं। अब आपको सिर्फ अपने कैश फ्लो का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की आवश्यकता है ताकि आप इन लक्ष्यों को हासिल कर सकें। ये एक डायग्राम है जिसमें दिया गया है कि आप प्रोफेशनल हैं या और कोई हैं। उसमें गोल, टू गेट आउट ऑफ द रैट रेस एंड ऑन टू द फास्ट ट्रैक बाय बिल्डिंग अप योर पैसिव इनकम टू बी ग्रेटर देन योर टोटल एक्सपेंसेज। इनकम स्टेटमेंट इस तरह बनाया गया है। इनकम में कैसे बांटना है, जिससे सैलरी से कितना आता है, इंटरेस्ट कितना मिलता है, डिविडेंड से कितना मिलता है, रियल एस्टेट से कितना कमाते हैं, उसका कैश फ्लो क्या है, बिजनेस से कैश फ्लो क्या है, ऑडिटर, पर्सन ऑन योर राइट, पैसिव इनकम कितना है, इंटरेस्ट प्लस डिविडेंड, रियल एस्टेट प्लस बिजनेस कैश फ्लोज,
टोटल इनकम को जोड़ के लिखना है। एक्सपेंसेस, खर्चे क्या क्या हैं, टैक्सेस कितने जाते हैं, होम मॉर्गेज में कितना पैसा जाता है, स्कूल लोन पेमेंट में कितना आता है, कार पेमेंट में कितना आता है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट में कितना आता है, रिटेल पेमेंट में कितना आता है, अदर खर्चे क्या हैं, चाइल्ड एक्सपेंसेस क्या हैं, बैंक लोन का पेमेंट में क्या आता है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखिए, बिगिन गेम विथ 0 चिल्ड्रन, पर चाइल्ड कितना खर्चा है, टोटल खर्चे को एक अलग जगह पे लिखिए। फिर इस तरह से बैलेंस शीट बनाइए मंथली कैश फ्लो का। एसेट में आपका सेविंग कितना है, स्टॉक म्यूचुअल फंड कितना है, नंबर ऑफ शेयर उसका लिखिए, कॉस्ट ऑफ शेयर लिखिए, रियल एस्टेट कितने हैं, डाउन पेमेंट कितना जाता है, कॉस्ट उसका क्या है, बिजनेस क्या है, डाउन पे क्या है, होम मॉर्गेज क्या है, स्कूल लोन्स कितने हैं, उस आपकी लायबिलिटी जो है उसको अलग से इस तरह से लिखना है, कार लोन के लिए कितना पैसा देता है, क्रेडिट कार्ड के लिए कितना जाता है, रिटेल डेट कितना देना है, मॉर्गेज कितना है, लायबिलिटी बिजनेस में कितना है, बैंक लोन कितना है, ये सब को अलग अलग तरीके से लिखना है। 11 बहुत छोटा सा पार्ट था। अब शुरू होता है अध्याय 12, दूसरा कदम, अपने कैश फ्लो का नियंत्रण अपने हाथ में लें। कई लोगों को यह विश्वास होता है कि ज्यादा धन कमाने से उनके धन संबंधी समस्याएं सुलझ जाएंगी। बहरहाल ऐसा होने पर अधिकांश मामलों में धन संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ज्यादातर लोग धन संबंधी समस्याओं का सामना इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास कैश फ्लो प्रबंधन नामक विज्ञान का प्रशिक्षण नहीं होता है। उन्हें यह तो सिखाया गया है कि पढ़ा कैसे जाता है, लिखा कैसे जाता है, कार कैसे चलाई जाती है, तैरा कैसे जाता है, परंतु उन्हें यह कभी नहीं सिखाया गया कि कैश फ्लो का प्रबंधन कैसे किया जाता है। चूंकि उनके पास ये प्रशिक्षण नहीं होता है, इसलिए उनके सामने धन संबंधी समस्याएं आ जाती हैं। इन समस्याओं के आने पर वे कड़ी मेहनत में जुट जाते हैं क्योंकि उन्हें यह विश्वास होता है कि अधिक धन आने से उनकी समस्याएं सुलझ जाएंगी। जैसा मेरे अमीर डैडी अक्सर कहते थे, अगर समस्या कैश फ्लो का प्रबंधन है तो अधिक धन से समस्या नहीं सुलझेगी। सबसे महत्वपूर्ण योग्यता, सबसे पहले तो आप अपने बिजनेस का ध्यान रखें, साथ ही ये भी ना भूलें कि आप अपने जीवन के बिजनेस के सीईओ हैं। इस हैसियत से आपका अगला कदम ये होना चाहिए कि अपने कैश फ्लो का नियंत्रण आप अपने हाथ में ले लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अधिक धन कमाने से भी आप अमीर नहीं बन पाएंगे। दरअसल अधिक धन ज्यादातर लोगों को और ज्यादा गरीब बना देता है, क्योंकि जब भी लोगों की तनख्वाह बढ़ती है तो वे हर बार ज्यादा गहरे कर्ज में डूब जाते हैं। कौन ज्यादा स्मार्ट, आप या आपका बैंकर? ज्यादातर लोग व्यक्तिगत फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार नहीं करते हैं। ज्यादा से ज्यादा वे हर महीने अपनी चेकबुक का बैलेंस मिला लेते हैं। इसलिए खुद को बधाई दें, क्योंकि अब आप अपने ज्यादातर सहयोगियों से आगे निकल चुके हैं। अब आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर लें और खुद के लिए लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। अपने जीवन के सीईओ होने के नाते आप ज्यादातर लोगों से अधिक स्मार्ट बनना सीख सकते हैं, अपने बैंकर से भी। अधिकांश लोग कहेंगे कि 2 वित्तीय रिकॉर्ड रखना गैर कानूनी है, और कई मामलों में ये सच है, परंतु अगर आप वित्तीय जगत को सचमुच समझते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि 2 वित्तीय रिकॉर्ड हमेशा रहेंगे। ये एहसास होने के बाद आप अपने बैंकर जितने ही स्मार्ट हो जाएंगे, या शायद उससे भी ज्यादा। नीचे एक उदाहरण दिया गया है जिसमें कानूनी रूप से वैध 2 वित्तीय रिकॉर्ड है, एक आपका, दूसरा आपके बैंकर का। अपने जीवन के सीईओ होने के नाते हमेशा इन शब्दों और डायग्राम को याद रखें जो मेरे अमीर डैडी ने सिखाए हैं। ये भी ना भूलें कि अमीर डैडी अक्सर कहते थे, आपका हर दायित्व किसी दूसरे की संपत्ति है। इसके बाद वे ये आसान डायग्राम खींचते थे, आपका बैलेंस शीट संपत्ति, दायित्व में मॉर्गेज है, आपके बैंक की बैलेंस शीट में संपत्ति, आपका मॉर्गेज है, दायित्व उसके लिए कुछ नहीं है। अपने जीवन के सीईओ के रूप में आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आपका प्रत्येक दायित्व या कर्ज किसी दूसरे की संपत्ति है। ये 2 वित्तीय रिकॉर्डों की वास्तविक अकाउंटिंग है। हर दायित्व जैसे मॉर्गेज, कार लोन, स्कूल लोन और क्रेडिट कार्ड के लिए आप उन लोगों के कर्मचारी हैं जो आपको धन उधार देते हैं। आप किसी दूसरे को अमीर बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज। अमीर डैडी अक्सर मुझे अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज के बारे में चेतावनी देते थे। वे अक्सर कहते थे, जब भी आप किसी से कर्ज लेते हैं तो आप उसके धन के कर्मचारी बन जाते हैं। अगर आप 30 साल का लोन लेते हैं तो आप 30 साल तक कर्मचारी बन जाते हैं। आखिरकार जब कर्ज चुकता यानी रिटायर हो जाता है तो वे आपको विदाई समारोह में सोने की घड़ी तक नहीं देते हैं। अमीर डैडी ने भी धन उधार लिया था, परंतु उनकी हमेशा यही कोशिश रहती थी कि वो कर्ज वे नहीं बल्कि कोई दूसरा चुकाए। वे अपने पुत्र और मुझे बताते थे कि अच्छा कर्ज वो होता है जिसकी किस्तें आपके बजाय कोई दूसरा व्यक्ति चुकाता है, और बुरा कर्ज वो होता है जिसकी किस्तें आप अपने खून पसीने की कमाई से चुकाते हैं।
इसलिए किराए के मकान उन्हें बहुत प्रिय थे। वे मुझे किराए पर उठने वाली जायदाद खरीदने के लिए प्रोत्साहित करते थे, क्योंकि बैंक कर्ज आपको देता है परंतु उसकी किस्तें आपका किराएदार चुकाता है। आय और व्यय, दो वित्तीय रिकॉर्ड न सिर्फ संपत्ति और दायित्व के क्षेत्र में काम आते हैं बल्कि वे आय और व्यय के क्षेत्र में भी लागू होते हैं। मेरे अमीर डैडी का एक सबक यह था, अधिकांश मामलों में हर संपत्ति के दूसरे ओर एक दायित्व होता है परंतु वे एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नजर नहीं आते। हर व्यय के दूसरी ओर आय भी होती है परंतु एक बार फिर वे एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नजर नहीं आते हैं। यह आसान ड्राइंग इस सबक को अधिक स्पष्टता से समझा देगी। कर्जदार का व्यय कर्जदाता का आय होता है। अधिकांश लोग वित्तीय रूप से आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि हर महीने उन्हें बहुत से बिल चुकाने पड़ते हैं। उन्हें फोन बिल, टैक्स बिल, बिजली के बिल, पेट्रोल के बिल, क्रेडिट कार्ड बिल, भोजन के बिल आदि का भुगतान करना पड़ता है। हर महीने अधिकांश लोग बाकी सबका भुगतान पहले करते हैं और अगर महीने के अंत में कुछ बचता है तो उससे वे सबसे अंत में अपना भुगतान करते हैं। इसका मतलब यह है कि अधिकांश लोग व्यक्तिगत वित्त के इस स्वर्णिम नियम की अवहेलना करते हैं, सबसे पहले खुद का भुगतान करें। इसीलिए अमीर डैडी कैश फ्लो प्रबंधन और मूलभूत वित्तीय साक्षरता के महत्व पर जोर देते थे। अमीर डैडी अक्सर कहते थे, जो लोग अपने कैश फ्लो को नियंत्रित नहीं कर सकते वे उन लोगों के लिए काम करते हैं जो ऐसा कर सकते हैं। वित्तीय तीव्र मार्ग और चूहा दौड़, दो वित्तीय रिकॉर्डों की अवधारणा का प्रयोग आपको वित्तीय तीव्र मार्ग और चूहा दौड़ दिखाने के लिए भी किया जा सकता है। वित्तीय तीव्र मार्ग कई प्रकार के होते हैं। नीचे दिया गया डायग्राम आम है। ये कर्ज देने वाले और कर्ज लेने वाले के बीच का डायग्राम है। इसे बहुत ज्यादा आसान बनाकर दिखाया गया है। बहरहाल अगर आप इसका अध्ययन करने के लिए समय निकालें तो आपका मस्तिष्क ये देखने लगेगा जो ज्यादातर लोगों की आंखें नहीं देख सकती। इसका अध्ययन करने के बाद आप अमीरों और गरीबों, कर्जदारों और कर्जदाताओं, नौकरी देने वालों और नौकरी करने वालों के बीच के संबंध को देख पाएंगे। ये वित्तीय तीव्र मार्ग है और आप पहले से इस पर चल रहे हैं। कर्जदार का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका इनकम स्टेटमेंट, आप जो कमाते हैं वो आपका आय होगा मगर आपके बैलेंस शीट में वो दायित्व होगा। कर्जदाता का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वही दायित्व आपका, उसका आय होगा और उसके बैलेंस शीट में ये संपत्ति होगा। चूहा दौड़, इस बिंदु पर कर्जदाता कहेगा, आपकी अच्छी साख के कारण हम आपको बिल कंसोलिडेशन लोन का प्रस्ताव देना चाहेंगे, या क्या आप कर्ज लेना पसंद करेंगे ताकि अगर आपको भविष्य में अतिरिक्त धन की आवश्यकता हो तो आप इसका प्रयोग कर सकें। क्या आप अंतर जानते हैं? दो वित्तीय रिकॉर्डों के बीच धन के प्रभावित होने के मार्ग को मेरे अमीर डैडी वित्तीय तीव्र मार्ग कहते थे। यह वित्तीय चूहा दौड़ भी है। अगर एक रहेगा तो दूसरा भी रहेगा, इसलिए कम से कम दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए। सवाल यह है, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सा है और आप अपने लिए कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहते हैं। इसीलिए मेरे अमीर डैडी लगातार मुझसे कहते थे, अगर समस्या कैश फ्लो का प्रबंधन है तो अधिक धन से समस्या नहीं सुलझेगी। और जो लोग वित्तीय अंकों की शक्ति को समझते हैं वे उन लोगों से अधिक शक्तिशाली होंगे जो इस शक्ति को नहीं समझते हैं। इसीलिए आपके वित्तीय तीव्र मार्ग को खोजने का दूसरा कदम है अपने कैश फ्लो का नियंत्रण अपने हाथ में लेना। आपको जरूरत इस बात की है कि आप बैठकर अपने खर्च की आदतों पर नियंत्रण करने की योजना बना लें। अपने कर्ज और दायित्वों को न्यूनतम कर लें। अपने आय को बढ़ाने की कोशिश करने से पहले उसके भीतर रहने की कोशिश करें। अगर आपको सलाह की आवश्यकता हो तो किसी सुयोग्य वित्तीय योजनाकार की सहायता लें। वो आपको कोई ऐसी योजना बता सकता है जो आपके कैश फ्लो को सुधार सकती है और ऐसी व्यवस्था कर सकता है ताकि आप सबसे पहले समय को भुगतान करें। कदम उठाएं। पहले वाले अध्याय से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की समीक्षा करें। ये निर्धारित करें कि आपकी वर्तमान आय कैश फ्लो क्वाड्रेंट के किस क्वाड्रेंट से होती है। ये निर्धारित करें कि आज से 5 साल बाद आप अपनी आमदनी का अधिकांश हिस्सा किस क्वाड्रेंट से प्राप्त करना चाहते हैं। अपनी कैश फ्लो प्रबंधन योजना शुरू करें। सबसे पहले खुद को भुगतान करें। अपनी हर तनख्वाह या अन्य स्रोतों से होने वाली आय का एक निश्चित प्रतिशत अलग रख दें। उस धन को एक निवेश बचत खाते में जमा कर दें। एक बार उस खाते में धन जाने के बाद उसे कभी बाहर ना निकालें जब तक कि आप उसके निवेश के लिए तैयार ना हो। बधाई, आपने अभी अभी अपने कैश फ्लो का प्रबंधन करना शुरू कर दिया है। अपने व्यक्तिगत कर्ज को कम करने पर ध्यान केंद्रित करें। आगे कुछ आसान और अमल में लाने लायक तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपने व्यक्तिगत कर्ज को कम कर सकते हैं, यहाँ तक कि खत्म भी कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है जिसमें बैलेंस है तो 1 या 2 को छोड़कर अपने सभी क्रेडिट कार्ड खत्म कर दें।
इन 1 या 2 कार्डों से आप जितना खरीदें उनका भुगतान हर महीने करें। भविष्य में कोई भी दीर्घकालीन कर्ज ना लें। हर महीने $150 या $200 अतिरिक्त बचाएं। अब जब आप वित्तीय रूप से साक्षर बन रहे हैं तो ऐसा करना आपके लिए तुलनात्मक रूप से आसान होगा। अगर आप प्रति माह अतिरिक्त $150 या $200 नहीं बचा सकते तो वित्तीय स्वतंत्रता सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगी। $150 से $200 की इस रकम का इस्तेमाल अपने सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड के मासिक भुगतान के लिए करें। अब आप उस क्रेडिट कार्ड पर न्यूनतम राशि तो दे ही रहे थे, साथ ही अतिरिक्त $150 से $200 के कर्ज का भुगतान भी कर रहे हैं। बाकी सभी क्रेडिट कार्डों पर न्यूनतम राशि का ही भुगतान करें। अक्सर लोग हर महीने अपने सभी कार्डों पर थोड़ा अतिरिक्त भुगतान करने की कोशिश करते हैं, परंतु आश्चर्यजनक रूप से उनका कर्ज कभी खत्म नहीं होता है। जब पहले कार्ड का पूरा कर्ज उतर जाए तो आप पहले क्रेडिट कार्ड का कर्ज उतारने के लिए जिस राशि का इस्तेमाल कर रहे थे उसका इस्तेमाल अगले क्रेडिट कार्ड का कर्ज उतारने के लिए करें। अब आप दूसरे कार्ड पर न्यूनतम राशि का भुगतान करने के साथ ही उस पूरी मासिक राशि का भी भुगतान करते हैं जिससे आप पहले क्रेडिट कार्ड का भुगतान कर रहे थे। इस प्रक्रिया को अपने सभी क्रेडिट कार्डों के साथ करते रहें। इसके बाद उपभोक्ता ऋण के साथ भी ऐसा ही करें। जब एक कर्ज उतर जाए तो जिस राशि से आप उस कर्ज का भुगतान कर रहे थे उससे अपने अगले कर्ज का भुगतान करें। इस तरह आप अपने अगले कर्ज को भी उतार सकते हैं। जब आपके क्रेडिट कार्ड और अन्य उपभोक्ता ऋण खत्म हो जाए तो आप इस प्रक्रिया को कार और मकान के कर्ज के लिए जारी रखें। अगर आप इस तरीके पर अमल करेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि आप कितने कम समय में पूरी तरह कर्ज मुक्त हो गए हैं। अधिकांश लोग 5 से 7 साल में कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। जब आप पूरी तरह कर्ज मुक्त हो गए तो पिछले कर्ज को चुकाने के लिए प्रयुक्त हो रही राशि का निवेश करें। इस राशि का प्रयोग अपने संपत्ति वाले कॉलम को बनाने में करें। ये काम इतना ही आसान है। अब आता है अध्याय नंबर 13, जिसका टाइटल है तीसरा कदम, जोखिम और जोखिम भरे काम के में फर्क पहचाने। अक्सर लोगों को यह कहते सुनता हूँ, निवेश करना जोखिम भरा है। मैं इस बात से सहमत नहीं होता हूँ। इसके बजाय मैं ये कहता हूँ, अशिक्षित होना जोखिम भरा है। सही कैश फ्लो मैनेजमेंट क्या है? सही कैश फ्लो मैनेजमेंट तब शुरू होता है जब आप संपत्ति और दायित्व के बीच के फर्क को जान लेते हैं। यह उस परिभाषा से शुरू नहीं होता जो आपका बैंकर आपको बताता है। नीचे दिया गया डायग्राम 45 वर्षीय एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर है जिसने अपने कैश फ्लो का सही प्रबंधन किया है। उनकी आय, नौकरी से हुई संपत्ति बनाया, बैलेंस शीट में वही संपत्ति दिखी। मैंने 45 वर्ष की उम्र का उदाहरण इसलिए लिया है क्योंकि यह 25 वर्ष और 65 वर्ष के बीच का बिंदु है। अधिकांश लोग 25 वर्ष की उम्र में नौकरी करना शुरू करते हैं और 65 वर्ष की उम्र में रिटायर होने की योजना बनाते हैं। अगर लोग अपने कैश फ्लो का उचित प्रबंधन करते हैं तो 45 वर्ष की उम्र तक उनकी संपत्ति वाला कॉलम उनके दायित्व वाले कॉलम से ज्यादा लंबा होना चाहिए। ये उन लोगों की वित्तीय तस्वीर है जो जोखिम तो लेते हैं परंतु जोखिम भरे काम नहीं करते हैं। ऐसे लोग जनसंख्या के ऊपरी 10% में भी होते हैं, परंतु निचले स्तर के 90% जनसंख्या में आने वाले लोग अगर अपने कैश फ्लो का सही प्रबंधन नहीं करते हैं और संपत्ति व दायित्व के फर्क को नहीं जानते हैं तो 45 वर्ष की उम्र में उनकी वित्तीय तस्वीर इस तरह दिखती है। ऐसे लोग अक्सर कहते हैं निवेश करने में जोखिम है। उनके मामले में यह बात सच है, इसलिए नहीं क्योंकि निवेश में जोखिम है, बल्कि इसलिए क्योंकि औपचारिक वित्तीय प्रशिक्षण और ज्ञान की उनकी कमी में जोखिम है। वित्तीय साक्षरता, रिच डैड पुअर डैड में मैंने ये बताया है कि मेरे अमीर डैडी ने किस तरह मुझे वित्तीय रूप से साक्षर बनने की सलाह दी थी। वित्तीय साक्षरता का मतलब है अपनी आंखों से अंकों को देखना। इसमें आपका प्रशिक्षित मस्तिष्क आपको यह भी बताता है कि आपका धन किस तरह प्रवाहित हो रहा है। अमीर डैडी अक्सर कहते थे कैश फ्लो की दिशा ही सब कुछ है। मकान संपत्ति भी हो सकता है और दायित्व भी। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि कैश फ्लो की दिशा क्या है। अगर धन आपकी जेब में आता है तो मकान संपत्ति है, अगर धन आपकी जेब से बाहर जाता है तो मकान दायित्व है। वित्तीय बुद्धि, अमीर डैडी के पास वित्तीय बुद्धि की कई परिभाषाएं थीं, जैसे नगद या श्रम को ऐसी संपत्तियों में परिवर्तित करने की योग्यता जिनसे कैश फ्लो मिलता है। उनकी एक और पसंदीदा परिभाषा थी, ज्यादा स्मार्ट कौन है, आप या आपका धन। मेरे अमीर डैडी का मानना था कि धन कमाने में कड़ी मेहनत करना और कमाते ही उसे तेजी से खर्च कर देना बुद्धिमानी का लक्ष्य नहीं है। अध्याय 10 में दिए गए गरीब व्यक्ति, मध्यवर्गीय व्यक्ति और अमीर व्यक्ति के कैश फ्लो पैटर्न्स पर नजर डालें। ये कभी ना भूले कि अमीर व्यक्ति के प्रयास कड़ी मेहनत करने पर केंद्रित नहीं होते हैं, उसके प्रयास तो संपत्तियां हासिल करने पर केंद्रित होते हैं। वित्तीय बुद्धि की कमी के कारण कई शिक्षित लोग
खुद को वित्तीय जोखिम की स्थिति में ले आते हैं। मेरे अमीर डैडी इसे वित्तीय लाल लकीर कहते थे, यानी हर महीने जितनी आय होती थी व्यय भी लगभग उतना ही होता था। ये लोग दहशत के मारे नौकरी की सुरक्षा को पकड़े रहते हैं, अर्थव्यवस्था बदल जाने पर भी खुद को नहीं बदल पाते हैं और अक्सर चिंता तथा तनाव के कारण अपनी सेहत बर्बाद कर लेते हैं। और यही लोग कहते हैं बिजनेस और निवेश करना जोखिम भरा है। मेरे विचार से बिजनेस और निवेश करने में जोखिम नहीं है, जोखिम तो कम शिक्षित होने में है। इसी तरह गलत जानकारी मिलने में जोखिम है और सुरक्षित नौकरी पर विश्वास करना तो आज सबसे बड़ा जोखिम है। संपत्ति खरीदना जोखिम भरा नहीं है, उन दायित्वों को खरीदना जोखिम भरा है जिन्हें हम संपत्ति मानकर खरीदते हैं। अपने बिजनेस का ध्यान रखने में जोखिम नहीं है, दूसरे के बिजनेस का ध्यान रखने और सबसे पहले उन्हें भुगतान करने में जोखिम है। इसलिए तीसरा कदम जोखिम और जोखिम भरे काम के फर्क को पहचानना है। कदम उठाना, अपने शब्दों में जोखिम को परिभाषित कीजिए। क्या तनख्वाह के भरोसे रहना आपके लिए जोखिम भरा काम है? क्या हर महीने कर चुकाना आपके लिए जोखिम भरा काम है? क्या ऐसी संपत्ति का स्वामी होना आपके लिए जोखिम भरा काम है जो हर महीने आपको धन प्रदान करती हो? क्या वित्तीय शिक्षा प्राप्त करने में समय देना आपके लिए जोखिम भरा काम है? क्या निवेश के विभिन्न प्रकारों के बारे में सीखने के लिए समय देना आपके लिए जोखिम भरा काम है? हर सप्ताह 5 घंटे का समय नीचे दिए गए कामों में से एक या अधिक को करने में लगाएं। अपने अखबार का बिजनेस पेज और वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ें, टीवी या रेडियो पर वित्तीय समाचार सुनें, निवेश और वित्तीय शिक्षा पर शैक्षणिक कैसेट सुनें, वित्तीय पत्रिकाएं और न्यूज़लेटर पढ़ें, कैश फ्लो खोलें। यहाँ पर अध्याय 14 शुरू होता है जिसका टाइटल है चौथा कदम। ये निर्णय करें कि आप किस प्रकार के निवेशक बनना चाहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ निवेशक दूसरों से बहुत कम जोखिम लेने के बावजूद बहुत ज्यादा धन कैसे कमा लेते हैं? ज्यादातर लोग वित्तीय रूप से इसलिए संघर्ष करते हैं क्योंकि वे वित्तीय समस्याओं से बचते हैं। मेरे अमीर डैडी ने मुझे एक बहुत बड़ा रहस्य सिखाया था। अगर तुम जल्द ही बहुत सी दौलत हासिल करना चाहते हो तो बड़ी वित्तीय समस्याओं का सामना करो। इस पुस्तक के पहले खंड में मैंने निवेशकों के 7 स्तर बताए हैं। मैं एक और विभाजक परिभाषा जोड़ना चाहूंगा जिसके द्वारा 3 प्रकार के निवेशकों को परिभाषित किया जा सकता है। टाइप ए, ऐसे निवेशक जो समस्याओं को खोजते हैं। टाइप बी, ऐसे निवेशक जो समाधान खोजते हैं। टाइप सी, सार्जेंट शुल्क जैसे निवेशक, मैं कुछ भी नहीं जानता। टाइप सी निवेशक, सार्जेंट शुल्क टीवी सीरियल्स हॉमन्स हीरोज का प्रिय पात्र है। सार्जेंट शुल्क जर्मनी के युद्ध बंदियों के कैंप का पहरेदार है। वो जानता है कि युद्धबंदी भागने और जर्मनी के युद्ध प्रयास में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी शुल्क को पता चलता है कि कुछ गलत हो रहा है तो वो यही कहता है, मैं कुछ नहीं जानता। जब निवेश की बात आती है तो अधिकांश लोग यही नजरिया अपनाते हैं। क्या सार्जेंट शुल्क जैसे निवेशक इस तरह के नजरिए के बावजूद बहुत सी दौलत हासिल करते हैं? जवाब है हाँ। वे सरकारी नौकरी पा सकते हैं, किसी अमीर महिला से शादी कर सकते हैं या लॉटरी जीत सकते हैं। टाइप बी निवेशक, टाइप बी निवेशक अक्सर इस तरह के सवाल पूछते हैं, मैं किस में निवेश करूं? आपकी सलाह क्या है? क्या आपको लगता है कि मुझे रियल एस्टेट खरीदना चाहिए? मेरे लिए कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे हैं? मैंने अपने ब्रोकर से बात की, उसने मुझे सलाह दी कि मैं डाइवर्सिफाई करूं। मेरे माता पिता ने मुझे कुछ शेयर दिए हैं, क्या मुझे उन्हें बेच देना चाहिए? टाइप बी निवेशकों को तत्काल कई वित्तीय योजनाकारों से परामर्श लेकर किसी एक को चुन लेना चाहिए और फिर उसी की सलाह मानना चाहिए। अच्छे वित्तीय योजनाकार उत्कृष्ट तकनीकी ज्ञान दे सकते हैं और जिंदगी भर के लिए वित्तीय योजना बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। मैं अपनी पुस्तकों में विशिष्ट वित्तीय सलाह इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि हर व्यक्ति की वित्तीय स्थिति अलग होती है। वित्तीय योजनाकार सर्वश्रेष्ठ तरीके से यह पता लगा सकता है कि आप आज कहां हैं और फिर आपको बता सकता है कि चौथे स्तर का निवेशक कैसे बना जा सकता है। एक रोचक टिप्पणी, मैं अक्सर पाता हूं कि बहुत से उच्च आय वाले ई और एस टाइप के लोग बी निवेशक की श्रेणी में आते हैं क्योंकि वे निवेश के अवसरों की तलाश में बहुत कम समय लगाते हैं। क्योंकि वे बहुत व्यस्त रहते हैं इसलिए उनके पास क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से के बारे में सीखने का समय नहीं होता, इसलिए वे ज्ञान के बजाय जवाब की तलाश करते हैं। इसलिए यह समूह अक्सर वे निवेश खरीदता है जिन्हें टाइप ए के निवेशक रिटेल निवेश कहते हैं, यानी ऐसे निवेश जिन्हें जनता को बेचने के लिए तैयार किया जाता है। टाइप ए निवेशक समस्याओं की तलाश करते हैं। खासतौर पर वे वित्तीय संकट में फंसे लोगों द्वारा उत्पन्न की गई समस्याओं की तलाश करते हैं। जो निवेशक समस्याओं को सुलझाने में निपुण होते हैं उन्हें उनके लगाए धन पर 25% से लेकर अनंत लाभ प्राप्त हो सकता है। वे आमतौर पर 5वें और 6ठे स्तर के निवेशक होते हैं
जिनकी वित्तीय नींव सुदृढ़ होती है, उनमें बिजनेस मालिकों और निवेशकों के रूप में सफल होने की आवश्यक योग्यताएं होती हैं। वे इन योग्यताओं का प्रयोग उन लोगों द्वारा उत्पन्न समस्याओं को सुलझाने में करते हैं जिनके पास ये योग्यताएं नहीं है। उदाहरण के तौर पर जब मैंने निवेश करना शुरू किया तो मैंने सिर्फ छोटे कॉन्डोमिनियम्स और मकानों की तलाश की जो फोरक्लोजर में थे। मैंने $18,000 से शुरू किया और उन निवेशकों द्वारा उत्पन्न समस्याओं को खोजा जिन्होंने अपने कैश फ्लो का सही प्रबंधन नहीं किया था और दिवालिया हो गए थे। कुछ साल बाद भी मैं समस्याओं की तलाश कर रहा था, परंतु अब रकम बड़ी हो गई थी। 3 साल पहले मैं पेरू में $30 मिलियन की माइनिंग कंपनी हासिल करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि समस्या और रकम बढ़ गई थी, परंतु प्रक्रिया वही थी। तीव्र मार्ग पर ज्यादा तेजी से कैसे पहुंचे? छोटी शुरुआत करें और समस्याओं को सुलझाना सीखें। जब आप समस्याओं को सुलझाने में निपुण हो जाएंगे तो अंततः आप ढेर सारी दौलत हासिल कर सकेंगे। जो लोग तेजी से दौलत कमाना चाहते हैं उन्हें मैं जोर देकर यह सलाह देना चाहता हूं कि पहले उन्हें क्वाड्रेंट के बी और आई हिस्से की योग्यताओं को सीखना चाहिए, जिन्हें यह सीख लेना चाहिए कि बिजनेस कैसे बनाया जाता है, क्योंकि बिजनेस अनिवार्य शैक्षणिक अनुभव प्रदान करता है, व्यक्तिगत योग्यताओं को सुधारता है, बाजार के उतार चढ़ाव से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कैश फ्लो प्रदान करता है और खाली समय भी देता है। मेरे बिजनेस से मुझे जो कैश फ्लो मिल रहा था उसी की वजह से मुझे खाली समय मिल पाया। इस खाली समय में मैंने ऐसी वित्तीय समस्याओं की तलाश शुरू की जिन्हें मैं सुलझा सकूं। क्या आप तीनों प्रकार के निवेशक हो सकते हैं? दरअसल मैं तीनों प्रकार के निवेशक के रूप में काम करता हूं। जब म्यूचुअल फंड या स्टॉक चुनने की बात आती है तो मैं सार्जेल सुंट या टाइप सी निवेशक का बन जाता हूं। जब कोई मुझे पूछता है आप किन म्यूचुअल फंडों की सलाह देते हैं या आप कौन से स्टॉक खरीद रहे हैं, तो मैं सार्जेंट सुल्ट की तरह जवाब देता हूं, मैं कुछ नहीं जानता। मेरे पास थोड़े बहुत म्यूचुअल फंड हैं, परंतु मैं उनके अध्ययन में ज्यादा समय नहीं लगाता। म्यूचुअल फंड के बजाय मैं अपने अपार्टमेंट हाउसेस से बेहतर परिणाम हासिल कर सकता हूं। टाइप बी निवेशक के रूप में मैं अपने वित्तीय समस्याओं के व्यावसायिक जवाब खोजता हूं। मैं वित्तीय योजनाकारों, स्टॉक ब्रोकर्स, बैंकर्स और रियल एस्टेट ब्रोकर्स की सलाह से जवाब खोजता हूं। योग प्रोफेशनल्स इतनी ज्यादा जानकारी प्रदान करते हैं जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से अपने सीमित समय में हासिल नहीं कर सकता। वे बाजार के ज्यादा करीब भी होते हैं और मैं मानता हूं कि कानूनों और बाजार में होने वाले परिवर्तनों के बारे में उन्हें नवीनतम जानकारी भी होती है। मेरी वित्तीय योजनाकार की सलाह मेरे लिए अनमोल है, क्योंकि ट्रस्ट, वसीयत और बीमे के बारे में उसके पास मुझसे ज्यादा ज्ञान है। हर एक के पास एक योजना होना चाहिए, इसीलिए वित्तीय नियोजन सेवा का प्रावधान है। सिर्फ खरीदने और बेचने के अलावा भी निवेश करने में बहुत कुछ होता है। मैं अन्य निवेशकों को भी धन देता हूं ताकि वे मेरे लिए इसका निवेश कर सकें। दूसरे शब्दों में मैं कई ऐसे 5वें और 6ठे स्तर के निवेशकों को जानता हूं जो पार्टनर की तलाश में होते हैं। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और उन पर मुझे विश्वास है। अगर वे किसी ऐसे क्षेत्र में निवेश करते हैं जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, जैसे सस्ते मकान या ऑफिस की बड़ी बिल्डिंग, तब भी मैं उन्हें धन दे सकता हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं वे अपने काम में निपुण हैं और मुझे उनके ज्ञान पर भरोसा होता है। आपको जल्दी शुरुआत क्यों कर देना चाहिए? मैं लोगों को सलाह देता हूं कि वे अपने वित्तीय तीव्र मार्ग को जल्दी से खोज लें और अमीर बनने को गंभीरता से लें। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि अमेरिका और विश्व के अधिकांश देशों में 2 तरह के नियम होते हैं, अमीरों के लिए अलग और बाकी सब लोगों के लिए अलग। जो लोग वित्तीय चूहा दौड़ में फंसे हुए हैं उनके खिलाफ कई कानून बनाए जाते हैं। मैं बिजनेस और निवेश की दुनिया को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। मुझे इस दुनिया में यह देखकर धक्का लगता है कि मध्य वर्ग को यह पता ही नहीं होता कि उसने टैक्स में जो रकम चुकाई है वो आखिर जा कहां रही है। हालांकि मध्य वर्ग द्वारा दी गई टैक्स की धनराशि कई अच्छे कामों में भी लग रही है, परंतु अधिकांशतः बड़ी टैक्स छूटें, प्रोत्साहन और भुगतान अमीरों के पास जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर कम आय का गृह निर्माण अमेरिका की एक सबसे बड़ी समस्या और राजनीतिक मुद्दा है। इस समस्या को सुलझाने के लिए शहर, राज्य और संघ की सरकारें कम आय का गृह निर्माण करने वालों और उसमें धन लगाने वालों को बहुत अधिक टैक्स कर्ज, टैक्स छूट और किराए में सब्सिडी देती है। सिर्फ कानून जानने की वजह से फाइनेंसर और भवन निर्माता ज्यादा अमीर बन जाते हैं, क्योंकि करदाताओं द्वारा चुकाया गया टैक्स कम आय के गृह निर्माण को सब्सिडी देने में लग जाता है। ये भेदभावपूर्ण क्यों है? कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से के अधिकांश लोग व्यक्तिगत आयकर तो अधिक देते ही हैं, साथ ही वे अक्सर टैक्स में छूट प्राप्त करने वाले निवेशों में भागीदारी नहीं कर सकते हैं। अमीर और अमीर बनते जाते हैं कहावत का एक स्रोत हो सकता है।
मैं जानता हूं कि यह भेदभावपूर्ण है और मैं कहानी के दोनों पहलुओं को समझता हूं। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जो इसका विरोध करते हैं और किसी अखबार के संपादक को पत्र लिखते हैं। कुछ लोग राजनीतिक में कोई पद हासिल करके इस तंत्र को बदलने की कोशिश करते हैं। मेरे विचार से इससे ज्यादा आसान तो यह है कि आप अपने बिजनेस का ख्याल रखें, अपने कैश फ्लो का नियंत्रण अपने हाथ में लें, अपने वित्तीय तीव्र मार्ग को खोजें और अमीर बन जाएं। मेरा दावा है कि राजनीतिक तंत्र को बदलने के बजाय खुद को बदलना ज्यादा आसान है। समस्याएं अवसरों की ओर ले जाती हैं। वर्षों पहले मेरे अमीर डैडी ने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं बिजनेस मालिक और निवेशक के रूप में अपनी योग्यताओं को विकसित करूं। वे ये भी कहते थे, फिर समस्याओं को सुलझाने का अभ्यास करो। वर्षों तक मैंने यही किया। मैं बिजनेस और निवेश की समस्याओं को सुलझाता हूं। कुछ लोग उन्हें चुनौतियां कहना पसंद करते हैं, परंतु मैं उन्हें समस्याएं कहना पसंद करता हूं, क्योंकि ज्यादातर मामलों में वे समस्याएं ही होती हैं। मैं सोचता हूं कि लोग समस्याओं के बजाय चुनौतियां शब्द को ज्यादा पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह ज्यादा सकारात्मक शब्द है। बहरहाल मेरे लिए समस्या शब्द का अर्थ सकारात्मक है। मैं जानता हूं हर समस्या के भीतर एक अवसर छुपा होता है और सच्चे निवेशक अवसरों की तलाश में रहते हैं। मैं जिस वित्तीय या बिजनेस समस्या को सुलझाने की कोशिश करता हूं, उससे मैं कुछ ना कुछ सीख लेता हूं, भले ही मैं उसे सुलझा पाऊं या नहीं। मैं वित्तीय मामलों, मार्केटिंग, लोगों या कानूनी मामलों के संबंध में कुछ नया सीख सकता हूं। मैं अक्सर नए लोगों से मिलता हूं जो बाद में अन्य प्रोजेक्ट में बहुमूल्य सहयोगी बन जाते हैं। कई तो आजीवन मित्र बन जाते हैं, जो एक अनमोल बोनस होता है। अपने तीव्र मार्ग को खोजें। आप में से जो लोग अपने वित्तीय तीव्र मार्ग को खोजना चाहते हैं, वे इन बातों से शुरू करें। अपने खुद के बिजनेस का ध्यान रखें, अपने कैश फ्लो का नियंत्रण अपने हाथ में लें, जोखिम और जोखिम भरे काम के बीच के फर्क को जानें, टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी निवेशकों के फर्क को जानें और एक साथ तीनों बनने का विकल्प चुनें। वित्तीय तीव्र मार्ग पर चलने के लिए किसी खास तरह की समस्या को सुलझाने के विशेषज्ञ बने। डाइवर्सिफाई ना करें जिसकी सलाह बी निवेशकों को दी जाती है। किसी विशिष्ट प्रकार की समस्या को सुलझाने के विशेषज्ञ बने। इसके बाद लोग आपके पास अपना धन लेकर आएंगे और आपसे उसका निवेश करने का आग्रह करेंगे। अगर आप अच्छे और विश्वसनीय हैं तो आप अपने वित्तीय तीव्र मार्ग तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। जहां कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। बिल गेट्स सॉफ्टवेयर मार्केटिंग की समस्याओं को सुलझाने के विशेषज्ञ हैं। वे इस काम में इतने निपुण हैं कि संघीय सरकार उनके पीछे पड़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप रियल एस्टेट की समस्या सुलझाने के विशेषज्ञ हैं। वारन बफे बिजनेस और स्टॉक मार्केट में समस्याएं सुलझाने के विशेषज्ञ हैं, जिसकी बदौलत वे संभावना भरी कंपनियों के शेयर खरीदते हैं और अपने पोर्टफोलियो का सफल प्रबंधन करते हैं। जॉर्ज सोरोस मार्केट की अस्थिरता से उत्पन्न समस्याओं को सुलझाने के विशेषज्ञ हैं। इसी कारण वे उत्कृष्ट हेज फंड मैनेजर हैं। रूपर्ट मर्डॉक ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क की बिजनेस समस्याओं को सुलझाने के विशेषज्ञ हैं। मेरी पत्नी और मैं अपार्टमेंट हाउसिंग की समस्याओं को सुलझाने का काम अच्छी तरह से कर लेते हैं, जिससे अंततः हमें निष्क्रिय आमदनी प्राप्त होती है। हम मुख्यतः छोटे और मध्यम आकार के अपार्टमेंट हाउस के बाजार में हैं। इस क्षेत्र के अलावा हमारा ज्ञान काफी सीमित है और हम डाइवर्सिफाई नहीं करते हैं। अगर मैं इन क्षेत्रों से हटकर दूसरे क्षेत्रों में निवेश करने का चुनाव करता हूं, तो मैं बी टाइप का निवेशक बन जाता हूं, जिसका मतलब यह है मैं अपना धन उन लोगों को देता हूं जो उस क्षेत्र के प्रामाणिक विशेषज्ञ हैं। मैंने एक ही लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर रखा है। वो लक्ष्य है अपने खुद के बिजनेस का ध्यान रखना। मेरी पत्नी और मैं परोपकार के काम करते हैं। हम दूसरों के प्रयासों में उनकी मदद भी करते हैं, परंतु हम कभी अपने बिजनेस का ध्यान रखने के महत्व को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते और लगातार अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाते रहते हैं। इसलिए अगर आप जल्दी से अमीर बनना चाहते हैं तो बिजनेस मालिक और निवेशक की अपेक्षित योग्यताओं को सीखें और बड़ी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें, क्योंकि बड़ी समस्याओं के भीतर बड़े वित्तीय अवसर छुपे होते हैं। इसलिए मैं आई बनने से पहले बी बनने का सुझाव देता हूं। अगर आप बिजनेस समस्याओं को सुलझाने में निपुण हो जाते हैं तो आपके पास अतिरिक्त कैश फ्लो आने लगेगा। इसके साथ ही बिजनेस के ज्ञान की बदौलत आप ज्यादा स्मार्ट निवेशक बन जाएंगे। मैंने ये बात कई बार पहले भी कही है, परंतु ये इतनी महत्वपूर्ण है कि मैं इसे एक बार फिर दोहराना चाहता हूं। कई लोग आई क्वाड्रेंट में इस आशा के साथ आते हैं कि निवेश करने से उनकी वित्तीय समस्याएं सुलझ जाएंगी। अधिकांश मामलों में ऐसा नहीं होता। अगर वे सुदृढ़ बिजनेस के मालिक नहीं हैं तो निवेश से उनकी वित्तीय समस्याएं बढ़ सकती हैं। वित्तीय समस्याओं की कोई कमी नहीं है। दरअसल एक तो आपकी सड़क के मोड़ पर ही सुलझाए जाने का इंतजार कर रही है। कदम उठाएं, निवेश में शिक्षित बने। एक बार फिर मैं आपको सलाह देता हूं कि 5वें और 6ठे स्तर के निवेशक बनने की कोशिश करने से पहले
चौथे स्तर के निवेशक के रूप में निपुणता हासिल कर रहे हैं। छोटे निवेशों से शुरू करें और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएं। हर सप्ताह नीचे दिए गए कामों में से कम 2 काम करें। वित्तीय सेमिनारों और क्लासों में भाग लें। मैं अपनी सफलता का काफी श्रेय उस रियल एस्टेट कोर्स को देता हूं जो मैंने अपनी वृद्धावस्था में युवावस्था में सिर्फ $385 में किया था। इसने मुझे करोड़ों डॉलर कमा कर दिए हैं क्योंकि मैंने इसके अनुरूप काम किया। दूसरा, अपने इलाके में रियल एस्टेट के बिकाऊ है वाले साइन बोर्ड खोजते रहें। हर सप्ताह 3-4 ऐसे मालिकों से मिलें। सेल्समैनों से भी जायदाद के बारे में पूछताछ करें। इस तरह से सवाल पूछें, क्या ये निवेश प्रॉपर्टी है? अगर ये प्रॉपर्टी है तो फिर ये सवाल पूछें, क्या ये किराए पर उठती है? वर्तमान किराया क्या है? ये कितने समय खाली रहती है? इस इलाके का औसत किराया क्या है? रखरखाव की लागत क्या है? इसकी अवधि क्या है? क्या मालिक फाइनेंस करेगा? फाइनेंसिंग की शर्तें क्या हैं? हर प्रॉपर्टी के मासिक कैश फ्लो स्टेटमेंट की गणना करने का अभ्यास करें और फिर प्रॉपर्टी एजेंट के साथ बैठकर ये देखें कि कहीं आप कुछ भूल तो नहीं गए हैं। हर प्रॉपर्टी एक अनूठा बिजनेस सिस्टम है और इसे व्यक्तिगत बिजनेस सिस्टम के रूप में देखा जाना चाहिए। तीसरा, कई स्टॉक ब्रोकर से मिलें और उन कंपनियों के बारे में जानें जिनका शेयर खरीदने की वे सलाह देते हैं। फिर उन कंपनियों पर लाइब्रेरी में या इंटरनेट पर रिसर्च करें। कंपनियों से फोन पर संपर्क करें और उनकी वार्षिक रिपोर्ट जानें। निवेश न्यूज़लेटर के ग्राहक बने और उनका अध्ययन करें। टेप सुनते रहें, वीडियो टेप देखते रहें, टीवी पर आने वाले वित्तीय कार्यक्रम देखें और कैश फ्लो खेलें। बिजनेस में शिक्षित बने। कई बिजनेस ब्रोकर से मिलकर यह पता लगाएं कि आपके इलाके में कौन से बिजनेस बिकाऊ हैं। सिर्फ सवाल पूछने और सुनने से आप इतनी शब्दावली सीख जाएंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। दूसरा, किसी नेटवर्क मार्केटिंग सेमिनार में भाग लेकर ये सीखे कि इसका बिजनेस सिस्टम कैसा है। मेरा सुझाव ये है कि आप कम से कम 3 अलग अलग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की रिसर्च करें। तीसरा, अपने इलाके में हो रहे बिजनेस अवसर, सम्मेलन या ट्रेड एक्सपो में भाग लेकर यह पता लगा कि कौन से फ्रेंचाइजी या बिजनेस सिस्टम उपलब्ध है। चौथा, बिजनेस समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के ग्राहक बने। यहाँ पर यह समाप्त होता है, शुरू होता है अध्याय 15। 5वां कदम, मार्गदर्शक खोजें। जिन जगहों पर आप कभी नहीं गए वहां जाते समय आपको मार्ग कौन दिखाता है? जाहिर है मार्गदर्शक या गाइड आपको मार्ग दिखाता है। मार्गदर्शक वो होता है जो आपको बताता है क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है। मार्गदर्शक हमें बताते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है। आगे मैंने अपने शैक्षणिक बोर्ड गेम कैश फ्लो की स्कोर शीट दी है। यह मार्गदर्शक बनने के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य लोगों को उस तरीके से सोचने का प्रशिक्षण देना है जिस तरह मेरे अमीर डैडी सोचते थे। यह बताती है मेरे अमीर डैडी के सोचने का तरीका वित्तीय रूप से महत्वपूर्ण है। ये एक सीट है, इसमें दिया गया है किस तरह आपका अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। मेरे उच्च शिक्षित परंतु गरीब डैडी सोचते थे कि ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी पाना, अपने सपनों का घर खरीदना महत्वपूर्ण है। उनका यह विश्वास भी था कि अपनी सारी देनदारी सबसे पहले चुकाना चाहिए और अपने संसाधनों के भीतर गुजारा करना चाहिए। मेरे अमीर डैडी ने मुझे सिखाया कि मैं अपना ध्यान निष्क्रिय आमदनी पर केंद्रित करूं और उन संपत्तियों को हासिल करने में समय लगाऊं जो दीर्घकालीन निष्क्रिय या अतिरिक्त आमदनी उपलब्ध कराएं। वे अपने संसाधनों के भीतर रहने में विश्वास नहीं करते थे। मुझसे और अपने पुत्र से वे अक्सर कहते थे, अपने संसाधनों के भीतर रहने के बजाय उन्हें को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करो। वे सलाह देते थे, ऐसा करने के लिए हम संपत्ति वाले कॉलम को बनाने पर ध्यान केंद्रित करें और कैपिटल गेन्स, डिविडेंड्स, बिजनेस की अतिरिक्त आय, रियल एस्टेट के किराए तथा रॉयल्टी से अपने निष्क्रिय आमदनी बढ़ाएं। मेरे बड़े होते समय दोनों डैडियों ने मेरा प्रबल मार्गदर्शन किया। हालांकि मैंने अपने अमीर डैडी की वित्तीय सलाह का अनुसरण करने का फैसला किया, परंतु मेरे शिक्षित और गरीब डैडी का मुझ पर कम प्रभाव नहीं पड़ा। आज मैं जो हूं वो इन दोनों व्यक्तियों के प्रबल प्रभाव की बदौलत ही हूं। रिवर्स रोल मॉडल्स। जिस तरह कुछ मार्गदर्शक उत्कृष्ट रोल मॉडल्स होते हैं, उसी तरह कुछ लोग रिवर्स रोल मॉडल्स भी होते हैं। अधिकांश उदाहरणों में हम सबके पास दोनों प्रकार के मॉडल्स होते हैं। उदाहरण के लिए, मेरा एक दोस्त है जिसने अपने जीवन में $800 मिलियन कमाए। आज जब मैं लिख रहा हूं तो वह दिवालिया है। मेरे अन्य मित्र मुझसे पूछते हैं कि मैं अब भी उसके साथ समय क्यों बिताता हूं। इस सवाल का जवाब यह है कि वह एक उत्कृष्ट रोल मॉडल भी है और एक उत्कृष्ट रिवर्स रोल मॉडल भी। मैं दोनों रोल मॉडल से सीख सकता हूं। आध्यात्मिक रोल मॉडल्स। मेरे दोनों डैडी आध्यात्मिक थे, परंतु पैसे और आध्यात्मिकता के विषय में दोनों के दृष्टिकोण अलग थे। उदाहरण के लिए, वे इस कहावत का अलग अलग विश्लेषण करते थे, धन का प्रेम ही सभी बुराइयों की जड़ है। मेरे उच्च शिक्षित परंतु गरीब डैडी महसूस करते थे कि अधिक धन की इच्छा
या अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने की इच्छा गलत है। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी इस कहावत का बिल्कुल ही अलग तरह से विश्लेषण करते थे। वे महसूस करते थे कि प्रलोभन, लोभ और वित्तीय अज्ञान गलत है। दूसरे शब्दों में अमीर डैडी ये नहीं मानते थे कि पैसा बुरी चीज है। उनका मानना था कि पूरी जिंदगी धन के गुलाम बनकर काम करते जाना और व्यक्तिगत कर्ज में फंसे रहना बुरा है। मेरे अमीर डैडी अक्सर धार्मिक कहावतों को वित्तीय सबकों में बदल देते थे। मैं आपको उनका एक ऐसा ही सबक बताना चाहूंगा। प्रलोभन की शक्ति। अमीर डैडी मानते थे जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं, लंबे समय तक कर्ज में डूबे रहते हैं और अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च करते हैं, वे अपने बच्चों के लिए खराब रोल मॉडल्स बन जाते हैं। अमीर डैडी के अनुसार ऐसे लोग सिर्फ खराब रोल मॉडल ही नहीं बल्कि कर्ज में फंसे इन लोगों ने प्रलोभन और लोभ के सामने हार मान ली है। वे अक्सर नीचे दिए गए डायग्राम खींचते थे और कहते थे संपत्ति उनकी बहुत छोटी होती थी, दायित्व उससे कई गुना बड़ा होता था। फिर वे दायित्व वाले कॉलम की तरफ इशारा करते हुए कहते थे हमें प्रलोभन की ओर मत खींचो। अमीर डैडी मानते थे कि बहुत सी वित्तीय समस्याएं इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि लोग महत्वहीन चीजों के स्वामी बनना चाहते हैं। जब क्रेडिट कार्ड प्रचलित हुए तो अमीर डैडी ने यह पूर्व अनुमान लगा लिया कि इसकी वजह से करोड़ों लोग कर्ज में डूब जाएंगे और ये कर्ज अंततः उनके जीवन को नियंत्रित कर लेगा। उन्हें दिख रहा था कि लोग मकान, सजावट का सामान, कपड़े, छुट्टियां मनाने, कार इत्यादि के लिए जबरदस्त व्यक्तिगत कर्ज में डूब रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका उस मानवीय भाव पर कोई नियंत्रण नहीं था जिसे प्रलोभन कहते हैं। आज लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ऐसी चीजें खरीद रहे हैं जिन्हें वे संपत्ति मानते हैं, परंतु उनकी खर्च की आदतें उन्हें कभी वास्तविक संपत्ति हासिल नहीं करने देगी। फिर वे नीचे दिए गए संपत्ति वाले कॉलम की तरफ इशारा करके कहते हैं संपत्ति बड़ी, दायित्व छोटा, परंतु हमें बुराई से बचाओ। इस तरीके से अमीर डैडी कहते थे कि विलंब से संतुष्टि प्राप्त करने, भावनात्मक वृद्धि का एक चिन्ह। अपने बिजनेस का ख्याल रखने और अपने संपत्ति वाले कॉलम को बनाने से आप मानवीय आत्मा के उस अवमूल्यन से बच सकते हैं जो प्रलोभन, वित्तीय शिक्षा की कमी और वित्तीय रूप से खराब रोल मॉडल्स के प्रभाव से उत्पन्न होता है। आप में से जो लोग अपना वित्तीय तीरमार्ग खोज रहे हैं उन्हें मैं सिर्फ ये चेतावनी दे सकता हूं कि अपने आसपास रहने वाले लोगों के बारे में सावधान रहे। खुद से पूछे क्या वे अच्छे रोल मॉडल्स हैं। अगर वे अच्छे रोल मॉडल्स नहीं है तो मैं ये सुझाव देता हूं कि आप जागरूक रहकर अपना अधिकांश समय ऐसे लोगों के साथ बिताने की कोशिश करें जो आपकी ही दिशा में यात्रा कर रहे हों। अगर आपके ऑफिस में ऐसे लोग नहीं हैं तो आपको ऐसे लोग निवेश क्लबों, नेटवर्क मार्केटिंग समूहों और अन्य कंपनियों में मिल सकते हैं। ऐसा व्यक्ति खोजे जो वहां रहा हो। अपने मार्गदर्शक समझदारी से चुने। आप किससे सलाह ले रहे हैं इस बारे में सावधान रहें। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो उस व्यक्ति को खोजना सर्वश्रेष्ठ है जो पहले वहां रह चुका हो। उदाहरण के लिए अगर आप अगले साल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का निर्णय लेते हैं तो स्पष्ट रूप से आप किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लेंगे जो पहले उस पर चढ़ चुका हो। बहरहाल जब वित्तीय पहाड़ों पर चढ़ने की बात आती है तो अधिकांश लोग उन लोगों से सलाह मांगते हैं जो खुद वित्तीय दलदल में फंसे हुए हैं। बी और आई क्वाड्रेंट के मार्गदर्शक खोजने की सबसे बड़ी मुश्किल यह आती है कि इन क्वाड्रेंटों और धन के बारे में सलाह देने वाले अधिकांश लोग दरअसल क्वाड्रेंट के ई और एस वाले हिस्से से आते हैं। अमीर डैडी ने मुझे हमेशा यह सलाह दी कि मैं अपना कोच या मार्गदर्शक बना लूं। उनका कहना था प्रोफेशनल्स लोगों के कोच होते हैं, शौकिया लोगों के नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं गोल्फ खेलता हूं परंतु मेरा कोई फुल टाइम कोच नहीं है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं गोल्फ खेलने के लिए पैसे देता हूं, मुझे गोल्फ खेलने के लिए पैसे नहीं मिलते हैं। बहरहाल बिजनेस और निवेश के खेल में मेरे पास बहुत से कोच हैं। मुझे प्रशिक्षकों की जरूरत क्यों पड़ती है? इसलिए क्योंकि मुझे खेल खेलने के लिए पैसे मिलते हैं। इसलिए अपने मार्गदर्शकों का चुनाव सावधानी से करें। यह आपके द्वारा किए गए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक है। कदम उठाएं। पहला, मार्गदर्शक खोजें। बिजनेस और निवेश दोनों क्षेत्रों में ऐसे व्यक्ति खोजें जो आपके मार्गदर्शक बन सकें। रोल मॉडल्स खोजें और उनसे सीखें। रिवर्स रोल मॉडल्स खोजें और उनसे सीखें। आपका भविष्य इस बात से तय होता है कि आप किन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं। उन 6 लोगों के नाम लिखें जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। आपके सभी बच्चों की गिनती एक ही व्यक्ति के रूप में होगी। याद रखें, पैमाना संबंध का प्रकार नहीं है बल्कि यह है कि आप सबसे ज्यादा समय किसके साथ बिताते हैं। जब तक आप 6 नाम ना लिख लें तब तक आगे ना बढ़ें। मैं 15 साल पहले एक सेमिनार में गया था। उसमें प्रशिक्षक ने हमसे यही करने को कहा था। मैंने अपने 6 नाम लिख लिए। फिर उस प्रशिक्षक ने हमसे कहा कि हम अपने लिखे नामों पर नजर डालें। इसके साथ ही उसने ये घोषणा की, आप अपने भविष्य को देख रहे हैं,
जिन 6 लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा समय गुजारते हैं वही आपका भविष्य है। ये जरूरी नहीं कि जिन 6 लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं वे आपके व्यक्तिगत मित्र हों। हो सकता है आप में से कुछ लोग आपके सहकर्मियों, अपने जीवन साथी और बच्चों, अपने चर्च या परोपकारी संस्था के सदस्यों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हों। मेरे सूची में सहकर्मियों, बिजनेस सहयोगियों और फुटबॉल खिलाड़ियों के नाम थे। गहराई से देखने पर इस सूची से मुझे काफी जानकारी मिली। कुछ जानकारी तो ऐसी थी जो मुझे अच्छी लगी, परंतु ज्यादातर जानकारी मुझे अच्छी नहीं लगी। प्रशिक्षक ने हमसे कहा कि हम वहां बैठे दूसरे लोगों से अपनी सूचियों पर चर्चा करें। कुछ समय बाद हमें यह ज्ञान हुआ यह अभ्यास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरों के साथ अपनी सूची पर चर्चा करते समय और उनके विचार सुनते समय मुझे एहसास हो गया कि मुझे अपने जिंदगी में कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है। जिन लोगों के साथ मैं समय गुजार रहा था उनसे इस अभ्यास का कोई खास सरोकार नहीं था। इसका सरोकार तो इस बात से था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और अपनी जिंदगी किस तरह गुजार रहा हूँ। आज उस बात को 15 साल बीत चुके हैं। अब मैं जिन लोगों के साथ अपना अधिकांश समय गुजारता हूँ उनमें से सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सब बदल चुके हैं। मेरी पुरानी सूची के बाकी 5 लोग अब भी मेरे प्रिय मित्र हैं। हालांकि अब हम एक दूसरे से कम ही मिलते हैं। वे अच्छे लोग हैं और अपने जीवन से खुश हैं। मुझे सिर्फ खुद को बदलने की जरूरत थी। मैं अपना भविष्य बदलना चाहता था। अपने भविष्य को सफलतापूर्वक बदलने के लिए मुझे अपने विचारों को बदलना था। इसीलिए मुझे उन लोगों को बदलना पड़ा जिनके साथ मैं अपना समय गुजारता था। अब जब आपके पास 6 लोगों की सूची है तो अगला कदम हर व्यक्ति के नाम के आगे लिख लें कि वो किस क्वाड्रेंट से है, वो किस क्वाड्रेंट में है, ई, एस, बी या आई। हमेशा ध्यान रखें, क्वाड्रेंट ये बताता है कि व्यक्ति की अधिकांश आमदनी कहाँ से होती है। अगर कोई बेरोजगार है या रिटायर हो चुका है तो उस क्वाड्रेंट का नाम लिख लें जिसमें उन्होंने आमदनी प्राप्त की थी। छोटे बच्चों और विद्यार्थियों के नाम के आगे खाली जगह छोड़ दें। टिप्पणी हो सकता है कोई व्यक्ति एक से ज्यादा क्षेत्रों में काम करता हो। उदाहरण के लिए मेरी पत्नी किम के नाम के आगे बी और आई दोनों लिखना होगा क्योंकि वो दोनों ही क्वाड्रेंटों से 50-50% आय प्राप्त करती है। इसलिए मेरी सूची में किम का नाम सबसे ऊपर होगा क्योंकि वो और मैं अपना सारा समय लगभग साथ ही गुजारते हैं। किम कियोसाकी क्वाड्रेंट आता है बी और आई। अगला कदम है निवेशक के रूप में हर व्यक्ति के स्तर की सूची बनाना। कृपया अध्याय 5 और निवेशकों के 7 स्तर को देखें। किम 6ठे स्तर की निवेशक है। अगर आप किसी व्यक्ति के निवेशक स्तर को ना जानते हो तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करके अनुमान लगाने की कोशिश करें। अब सूची में नाम के सामने क्वाड्रेंट और निवेशक स्तर लिख दें जैसा इन्होंने लिखा, किम कियोसाकी के आगे बी और आई। कुछ लोग गुस्सा हो जाते हैं। हम अभ्यास को करते समय लोगों से मुझे मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली हैं। कुछ लोग बहुत नाराज हो जाते हैं। वे मुझसे कहते हैं आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं कि मुझसे अपने आसपास के लोगों को वर्गीकृत करने को कह रहे हैं। इसलिए अगर इस अभ्यास से आपको भावनात्मक उलझन हुई है तो कृपया मुझे क्षमा करें। इस अभ्यास का मकसद किसी को नाराज करना नहीं है। इसका मकसद तो आपके जीवन पर प्रकाश डालना है। कुछ लोगों के लिए लाभकारी होता है परंतु हर एक के लिए नहीं होता है। जब मैंने 15 साल पहले अभ्यास किया तो मैंने महसूस किया कि मैं खेल का सुरक्षित तरीके से खेल रहा था। मैं जहां था वहां खुश नहीं था। मैं जीवन में प्रगति क्यों नहीं कर पा रहा था, इसके लिए मैं अपने साथ काम करने वाले लोगों का बहाने के रूप में इस्तेमाल करता था। हमारी कंपनी की प्रगति में बाधा डालने के लिए मैं खास तौर पर 2 लोगों के साथ लगातार बहस करता था और उन्हें दोष देता था। ऑफिस में मैं उनकी कमियां खोजता रहता था, उनकी गलतियां बताता रहता था और कंपनी के सामने आने वाली समस्याओं के लिए उन्हें दोष देता रहता था। इस अभ्यास को पूरा करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जिन 2 लोगों के साथ मैं अपना सिर फोड़ रहा था वे अपनी स्थिति से बहुत खुश थे। मैं ही एकमात्र व्यक्ति था जो खुद को बदलना चाहता था, परंतु खुद को बदलने के बजाय मैं उन पर बदलने का दबाव डाल रहा था। इस अभ्यास को करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी व्यक्तिगत अपेक्षाएं दूसरों पर थोप रहा था। मैं उनसे वो करवाना चाहता था जो मैं खुद नहीं करना चाहता था। मैंने यह सोच लिया था कि उन्हें भी वही चीजें पाना चाहिए जो मैं चाहता हूँ। वह स्वस्थ संबंध नहीं था। एक बार जब मैंने स्थिति की सच्चाई जान ली तो मैं खुद को बदलने के लिए कदम उठाने में सक्षम हो गया। कैश फ्लो क्वाड्रेंट पर एक नजर डालें। अब उन लोगों के संक्षिप्त नाम उचित क्वाड्रेंट में लिख लें जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय गुजारते हैं। आप वर्तमान में जिस क्वाड्रेंट में हैं उसमें अपना संक्षिप्त नाम लिख लें, फिर अपना संक्षिप्त नाम उस क्वाड्रेंट में लिख लें जिसमें आप भविष्य में काम करना चाहते हैं। अगर ये सभी नाम मुख्यतः एक ही क्वाड्रेंट में हैं तो इस बात की संभावना है कि आप सुखी हैं, आप समान मानसिकता वाले लोगों के आसपास रहते हैं। परंतु अगर ये सभी नाम एक ही क्वाड्रेंट के नहीं है तो हो सकता है आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो। यहाँ पर
अध्याय 16 शुरू होता है, जिसका टाइटल है छठवां कदम, निराशा को अपनी शक्ति बनाएं। जब चीजें आपके मनचाहे तरीके से नहीं हो रही हो तो आप में क्या परिवर्तन होता है। जब मैंने मैरीन कॉर्प्स छोड़ी तो मेरे अमीर डैडी ने सलाह दी थी कि मैं कोई ऐसी नौकरी करूं जो मुझे बेचना सिखा सके। वे जानते थे कि मैं संकोची प्रकृति का था। बेचना दुनिया का आखिरी काम था जो मैं करना चाहता था। 2 साल तक मैं अपनी कंपनी का सबसे खराब सेल्समैन रहा। मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं डूबते हुए आदमी को भी जीवन रक्षक नहीं बेच सकता था। मेरा शर्मिलापन सिर्फ मुझे ही परेशान नहीं करता था, ये उन ग्राहकों को भी परेशान करता था जिन्हें मैं सामान बेचने की कोशिश करता था। 2 साल तक मैं प्रोबेशन पर रहा, जिसका मतलब यह था कि मैं नौकरी से निकाले जाने की कगार पर था। अक्सर मैं अपनी असफलता के लिए अर्थव्यवस्था को, प्रोडक्ट को या फिर ग्राहकों को दोष देता था। अमीर डैडी स्थिति को बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखते थे। उनका कहना था जब लोग अपाहिज होते हैं तभी वे दोष देना पसंद करते हैं। इसका मतलब यह था कि निराशा से इतनी तीक्ष्ण भावनात्मक पीड़ा होती है कि दर्द से तड़प रहा व्यक्ति दोष देकर किसी दूसरे पर वो दर्द धकेलना चाहता है। बेचना सीखने के लिए मुझे निराशा के दर्द का सामना करना पड़ा। बेचना सीखने की प्रक्रिया में मैंने एक अमूल्य सबक सीखा, निराशा को दायित्व नकारात्मक के बजाय संपत्ति सकारात्मक में कैसे बदला जाए। जब भी मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं जो किसी नए काम में हाथ डालने से घबराते हैं तो अधिकांश मामलों में इसकी वजह यह होती है कि वे निराशा से डरते हैं। उन्हें डर होता है कि वे गलती कर देंगे या लोग उन्हें अस्वीकार कर देंगे। अगर आप अपने वित्तीय तीव्र मार्ग को खोजने की यात्रा पर जाने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको सलाह व प्रोत्साहन देने के लिए उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करना चाहता हूं जो मेरे अमीर डैडी ने मुझसे नया काम सीखते समय कहे थे। निराश होने के लिए तैयार रहो। उन्हें इस बात का अर्थ नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक था। उनका तर्क यह था कि अगर आप निराशा के लिए तैयार रहते हैं तो आपके पास इस निराशा को संपत्ति या सकारात्मक में बदलने का अवसर होता है। अधिकांश लोग निराशा को दायित्व या नकारात्मक में बदल देते हैं और यह दायित्व दीर्घकालीन होता है। आप जान जाते हैं कि यह दीर्घकालीन है जब आप किसी व्यक्ति को यह कहते सुनते हैं मैं यह काम कभी नहीं करूंगा, यह मुझे मालूम होना चाहिए था कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। जिस तरह हर समस्या में एक अवसर छुपा होता है उसी तरह हर निराशा में ज्ञान का एक अनमोल रत्न छुपा होता है। जब भी मैं किसी को यह कहते सुनता हूं मैं ये काम दोबारा नहीं करूंगा तो मैं समझ जाता हूं मैं ऐसे व्यक्ति की बात सुन रहा हूं जिसने सीखना छोड़ दिया है। वह निराशा के कारण प्रगति करना छोड़ देता है। निराशा उसके लिए वो नींव नहीं बनती है जिस पर वो अपनी सफलता का भवन खड़ा करे। इसके बजाय ये उसके चारों तरफ दीवार बनकर खड़ी हो जाती है जो उसे प्रगति करने से रोकती है। मेरे अमीर डैडी ने मुझे सिखाया कि गहरी भावनात्मक निराशा से कैसे निपटा जाता है। अमीर डैडी अक्सर कहते थे खुद के दम पर अमीर बने लोग कम इसलिए हैं क्योंकि कम ही लोग निराशा को सहन कर पाते हैं। निराशा का सामना करना सीखने के बजाय वे इससे बचने में अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। वे ये भी कहते थे निराशा से बचने के बजाय इसका सामना करने के लिए तैयार रहो। निराशा सीखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिस तरह हम अपनी गलतियों से सीखते हैं उसी तरह हम अपने निराशाओं से अपना चरित्र बनाते हैं। नीचे मैंने उसकी सलाह का सारांश दिया है। पहला, निराश होने की अपेक्षा रखें। अमीर डैडी अक्सर कहते थे सिर्फ मूर्ख ही अपेक्षा रखते हैं कि हर चीज उनके मनचाहे तरीके से होगी। निराश होने की अपेक्षा करने का अर्थ निष्क्रिय या पराजित मानसिकता हो रहा नहीं है। इसका अर्थ यह है कि आप मानसिक और भावनात्मक रूप से ऐसे होने के लिए तैयार रहते हैं जो आप नहीं चाहते हैं। जब चीजें आपके मनचाहे ढंग से नहीं हो रही हो तो भावनात्मक रूप से तैयार रहकर आप शांति और गरिमा के साथ कार्य कर सकते हैं। अगर आप शांत हैं तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से सोच सकते हैं। कई बार मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास बिजनेस के बेहतरीन नए विचार होते हैं। उनका रोमांच लगभग 1 महीने तक चलता है, फिर निराशाएं उन्हें घेरने लगती है। जल्दी उनका रोमांच खत्म हो जाता है और आप उन्हें सिर्फ ये कहते सुनते हैं विचार तो बहुत बढ़िया था पर काम नहीं आया। वास्तविकता में ऐसी बात नहीं थी, विचार काम नहीं आया। दरअसल निराशा ने ज्यादा तेजी से काम किया। उन लोगों ने अपनी अधीरता को निराशा में बदलने दिया और फिर निराशा के सामने हार मान ली। कई बार यह अधीरता इस वजह से उत्पन्न हुई क्योंकि उन्हें तत्काल वित्तीय पुरस्कार नहीं मिला। किसी बिजनेस या निवेश से कैश फ्लो प्राप्त करने के लिए बिजनेस मालिक और निवेशक वर्षों तक इंतजार कर सकते हैं। वे इस क्षेत्र में इस ज्ञान के साथ उतरते हैं कि सफलता मिलने में समय लग सकता है। वे ये भी जानते हैं कि जब सफलता मिलेगी तो वित्तीय पुरस्कार इतना बड़ा होगा कि इंतजार करना सार्थक हो जाएगा। दूसरा, एक मार्गदर्शक पास रखें। आपकी टेलीफोन डायरेक्टरी में सामने वाले पन्ने पर अस्पताल, फायर ब्रिगेड और पुलिस विभाग के नंबर लिखे रहते हैं।
मेरे पास भी वित्तीय इमरजेंसी के लिए फ़ोन नंबरों की सूची है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये मेरे मार्गदर्शकों के नंबर हैं। अक्सर किसी सौदे या नए काम में हाथ डालने से पहले मैं अपने किसी मित्र को फ़ोन करके बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या हासिल करना चाहता हूँ। मैं उससे अपना मार्गदर्शक बनने का अनुरोध करता हूँ ताकि मुसीबत में फंसने पर मैं उससे मदद मांग सकूँ। जैसा अक्सर होता है, हाल ही में मैं रियल एस्टेट की एक बड़ी जायदाद के लिए सौदेबाजी कर रहा था। बेचने वाला मुश्किलें पैदा कर रहा था और आखिरी समय पर शर्तें बदल रहा था। यह वो जानता था मैं उस जायदाद को खरीदना चाहता था, इसलिए वो मुझसे आखिरी क्षणों में ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। मेरा गुस्सा तेज है, इसलिए यह देखकर मैंने अपना काबू खो दिया। परंतु सामान्य प्रक्रिया करने यानी चीखने चिल्लाने और सौदे के अनुबंध को फाड़ देने के बजाय मैंने उसी समय अपने पार्टनर से फोन पर बात की। मैंने अपने 3 मित्रों से बात करके उनकी सलाह ली इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। इसके बाद मेरा गुस्सा शांत हो गया। इसके अलावा मैंने सौदेबाजी करने के 3 नए तरीके भी सीख लिए जिन्हें मैं इससे पहले नहीं जानता था। अंततः वो सौदा नहीं हो पाया। बहरहाल आज भी सौदेबाजी की उन 3 तकनीकों का प्रयोग करता हूँ। अगर मैंने उस सौदे में हाथ नहीं डाला होता तो मैं इन तकनीकों को कभी नहीं सीख पाया होता। यह ज्ञान बेशकीमती है। सबक यह है कि हम हर चीज पहले से ही नहीं जान सकते हैं। हम अक्सर तभी कोई चीज सीखते हैं जब हमें उसे सीखने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए मैं आपको सुझाव देता हूं कि आप नई चीजें सीखें और निराशा की अपेक्षा रखें। बहरहाल हमेशा एक मार्गदर्शक को अपने पास रखें ताकि वो इस अनुभव के दौरान आपको प्रशिक्षण दे सके। कई लोग सिर्फ इसलिए प्रोजेक्ट शुरू नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास सारे जवाब नहीं होते हैं। आपके पास भी कभी सारे जवाब नहीं होंगे, परंतु इसके बावजूद काम को शुरू कर दें। जैसा मेरे मित्र कीथ कनिंघम हमेशा कहते थे, कई लोग कभी सड़क पर नहीं निकलते जब तक कि सारे ट्रैफिक लाइट्स हरे ना देखें। इस वजह से वे कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। तीसरा, खुद के प्रति दयालु रहें। गलती करने और निराशा होने या किसी चीज में असफल होने का सबसे दर्दनाक पहलू ये नहीं है कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। सबसे दर्दनाक पहलू तो यह कि हम खुद के प्रति बहुत ज्यादा कठोर हो जाते हैं। गलतियां करने वाले अधिकांश लोग अक्सर खुद को सबसे ज्यादा लानतें भेजते हैं। वे खुद को भावनात्मक रूप से इतनी बुरी तरह प्रताड़ित करते हैं कि इस जुर्म में उन्हें थाने में बंद किया सकता है। मैंने पाया है कि जो लोग मानसिक और भावनात्मक रूप से खुद के प्रति कठोर होते हैं, वे जोखिम लेने, नए विचारों को अपनाने या किसी नए काम का प्रयास करने के बारे में बहुत सावधान रहते हैं। अगर आप अपने व्यक्तिगत निराशाओं के लिए खुद को या किसी दूसरे को दोष दे रहे हो तो कोई नई चीज सीखना मुश्किल होता है। चौथा, सच्चाई बता दें। मुझे बचपन में सबसे बुरी सजा तब मिली थी जब मैंने दुर्घटनावश अपनी बहन का दांत तोड़ दिया था। जब वो डैडी को यह बताने के लिए भागी तो मैं दौड़कर छुप गया। जब आखिरकार डैडी ने उन्हें मुझे खोज लिया तो वे आग बबूला हो गए। उन्होंने मुझे फटकार लगाई, मैं तुम्हें सजा इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि तुमने अपनी बहन का दांत तोड़ दिया, बल्कि इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम भाग गए। वित्तीय क्षेत्र में भी कई ऐसे दौर आए जब मैं अपनी गलतियों से डरकर भाग सकता था। भागना बहुत ही आसान था, परंतु मेरे डैडी के शब्द मेरे अधिकांश जीवन में बहुत काम आए। संक्षेप में, हम सब गलतियां करते हैं। जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तो हम सब परेशान और निराश होते हैं। बहरहाल फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उस निराशा को किस आंतरिक नजरिए से देखते हैं। मेरे डैडी ने इसे संक्षेप में इस तरह से कहा था, आपकी सफलता का आकार आपकी इच्छा शक्ति से मापा जाता है या आपके सपनों के आकार से मापा जाता है, और इस बात से भी मापा जाता है कि आप राह में आने वाली निराशा का सामना किस तरह करते हैं। अगले कुछ सालों में कुछ ऐसे वित्तीय परिवर्तन होंगे जो हमारे साहस का इम्तहान लेंगे। उस दौर में सिर्फ वही लोग सफल होंगे जो अपनी भावनाओं को अधिकतम नियंत्रण में रखेंगे, जो अपनी भावनाओं को खुद को नहीं रोकने देंगे और जिनमें नई वित्तीय योग्यता सीखने की भावनात्मक परिपक्वता होगी। बॉब डायलेन के गीत की पंक्ति ये थी, समय जो बदल रहा है। भविष्य उन्हीं लोगों का है जो समय के साथ बदल सकते हैं और अपने व्यक्तिगत निराशाओं को भविष्य की नींव का पत्थर बना सकते हैं। कदम उठाएं, गलतियां करें। इसलिए मैं आपको पहले छोटे कदमों से यात्रा शुरू करने की सलाह देता हूं। याद रखें कि हारना जीतने का एक हिस्सा है। ई और एस को यह सिखाया गया है, गलतियां करना अच्छी बात नहीं है, जबकि बी और आई जानते हैं गलतियां करके ही कुछ सीखा जा सकता है। थोड़ा सा धन लगाएं, छोटी शुरुआत करें। अगर आप किसी क्षेत्र में निवेश करना चाहें तो उसमें अपना थोड़ा सा पैसा डाल दें। यह आश्चर्यजनक है कि जब आप किसी चीज में थोड़ा सा पैसा फंसा देते हैं तो आपका ज्ञान बहुत तेजी से बढ़ जाता है। अपने रेंज, मॉर्गेज पेमेंट या अपने बच्चे की कॉलेज की शिक्षा को दांव पर ना लगाएं। सिर्फ थोड़ा सा पैसा लगाएं, फिर ध्यान दें और सीखें। कदम उठाएं,
ने वाले इस भाग की कुंजी है कदम उठाना। पढ़ना, देखना और सुनना, ये सभी आपकी शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु आपको करना भी होगा। सकारात्मक कैश फ्लो देने वाले रियल एस्टेट के छोटे सौदों पर बोली लगाएं। किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में शामिल हो जाए और उसके बारे में अंदरूनी जानकारी प्राप्त करें। किसी कंपनी की रिसर्च करने के बाद उसके शेयरों में निवेश करें। यदि आवश्यकता हो तो अपने मार्गदर्शक, वित्तीय सलाहकार या कर सलाहकार की सलाह लें, परंतु जैसा नाइक का विज्ञापन कहता है, बस इसे कर दें। यहाँ पर शुरू होता है अध्याय 17। इसका टाइटल है 7वां कदम, आस्था की शक्ति। आपका सबसे बड़ा डर क्या है? हाई स्कूल के अपने सीनियर ईयर में अमीर डैडी के पुत्र मैं विद्यार्थियों के एक छोटे समूह के सामने लाइन में खड़े थे। ये विद्यार्थी सीनियर क्लास के लीडर्स थे। हमारी मार्गदर्शन सलाहकार ने हमसे कहा, तुम दोनों कभी कुछ नहीं बन पाओगे। कुछ सीनियर हंसे जब हमारी मार्गदर्शन सलाहकार ने आगे कहा, आगे से मैं तुम दोनों पर ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगी। मैं सिर्फ इन विद्यार्थियों पर ज्यादा ध्यान दूंगी जो क्लास के लीडर्स हैं। तुम दोनों क्लास के मस्खरे हो, तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं हैं और तुम लोग कभी कुछ नहीं बन पाओगे। अब यहाँ से दफा हो जाओ। सबसे बड़ा एहसान, उस मार्गदर्शक ने माइक और मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। हालांकि जो उन्होंने कहा था वो कुछ हद तक सच था और उनके शब्दों से हमें गहरी चोट पहुंची थी, परंतु उनके शब्दों ने हमें ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। उनके शब्द हमें कॉलेज के पार अपने अपने बिजनेस में ले गए। हाई स्कूल रियूनियन। कुछ साल पहले माइक और मैं हाई स्कूल रियूनियन में गए, जो हमेशा एक रोचक अनुभव होता है। उन लोगों से मिलना अच्छा लगता है जिनके साथ हमने 3 साल तक पढ़ाई की थी। जब हम ये नहीं जानते थे कि हम क्या बनने वाले हैं, हमें देखकर हैरानी भी हुई कि अधिकांश तथाकथित सीनियर लीडर्स हाई स्कूल से निकलने के बाद सफल नहीं हो पाए थे। मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि माइक और मैं शैक्षणिक रूप से बहुत बुद्धिमान नहीं थे। हम वित्तीय जीनियस या स्टार खिलाड़ी भी नहीं थे। अधिकांश मामलों में हम मंद बुद्धि और औसत विद्यार्थी थे। हम अपनी क्लास के लीडर्स नहीं थे। हम अपने पिताओं की तरह नैसर्गिक प्रतिभा के धनी भी नहीं थे। बहरहाल हमारी मार्गदर्शक सलाहकार के चुभते शब्दों और हमारे सहपाठियों की हंसी ने हमें अंदर तक वो आग पैदा कर दी कि हम आगे बढ़े। हमने अपने गलतियों से सीखा और हम अच्छे तथा बुरे समय में चलते चले गए। लंबे समय में इन बातों का कोई महत्व नहीं है कि आपने स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, आप लोकप्रिय नहीं थे, आप गणित में अच्छे नहीं थे, आप अमीर या गरीब हैं, या आप में कोई और ऐसी कमी है जिसकी वजह से आप हीन भावना से ग्रस्त हैं। ये तथाकथित कमियां सिर्फ तभी महत्वपूर्ण होती है जब आप उन्हें महत्वपूर्ण मानते हैं। जो लोग अपने व्यक्तित्व मार्ग पर जाने के बारे में विचार कर रहे हैं, हो सकता है उन्हें अपनी योग्यताओं पर शक हो। मेरी सलाह यह है कि आप ये विश्वास करें कि आपके पास वे सभी योग्यताएं हैं जो सफल होने के लिए जरूरी हैं। ईश्वर प्रदत्त नैसर्गिक गुणों को बाहर निकालने के लिए सिर्फ आपकी इच्छा, संकल्प और गहरी आस्था की आवश्यकता होती है। आप में यह आस्था होनी चाहिए कि आप जीनियस हैं और आपके पास एक अनूठी प्रतिभा है। दर्पण में देखें और शब्दों को सुनें। दर्पण सिर्फ दिखने वाली तस्वीर ही प्रतिबिंबित नहीं करता है, बल्कि अक्सर हमारे विचारों को भी प्रतिबिंबित करता है। अक्सर लोग दर्पण में देखकर इस तरह की बातें कहते हैं, अरे मैं भयानक दिखता हूँ, क्या मेरा वजन बहुत बढ़ गया है, मैं सचमुच बूढ़ा हो रहा हूँ, या हे भगवान मैं कितना आकर्षक हूँ, मैं महिलाओं के लिए ईश्वर का वरदान हूँ। विचार प्रतिबिंब है। जैसा मैंने कहा, हमें आंखों से जो दिखता है, दर्पण हमें उससे भी ज्यादा जानकारी देते हैं। दर्पण हमारे विचारों को प्रतिबिंबित करते हैं, हमारी खुद के बारे में राय को प्रतिबिंबित करते हैं। ये विचार या राय हमारे बाहरी व्यक्तित्व से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। हम ऐसे लोगों से भी मिले हैं जो सुंदर होने के बावजूद ये सोचते हैं कि वे बदसूरत हैं, या ऐसे लोगों से जिनसे दूसरे लोग बहुत प्रेम करते हैं परंतु वे खुद से प्रेम नहीं करते हैं। हमारे गहनतम विचार अक्सर हमारी आत्माओं से प्रतिबिंबित होते हैं। विचार अक्सर इस बात के प्रतिबिंब होते हैं कि हम समय से कितना प्रेम करते हैं, हमारा अहम कितना बड़ा है, हम खुद को कितना पसंद या नापसंद करते हैं, हम खुद के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं और हमारी खुद के बारे में क्या राय है। धन उन लोगों के पास नहीं रुकता जिन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता। व्यक्तिगत सत्य अक्सर चरम भावोत्कर्ष के क्षणों में कहे जाते हैं। किसी क्लास या व्यक्ति को कैश फ्लो क्वाड्रेंट समझाने के बाद मैं उन्हें कुछ पल का समय देता हूं ताकि वे अपने अगले कदम के बारे में निर्णय ले सकें। पहले तो वे यह निर्णय लेते हैं कि वे किस क्वाड्रेंट में हैं। यह बहुत आसान काम है क्योंकि जानने के लिए सिर्फ ये जानकारी चाहिए कि आपका अधिकांश धन किस क्वाड्रेंट से आता है। फिर मैं उनसे पूछता हूं अगर वे अपना क्वाड्रेंट बदलना चाहते हैं तो वे किस क्वाड्रेंट में जाना चाहते हैं। इसके बाद वे क्वाड्रेंट को देखते हैं और अपने विकल्प चुनते हैं।
कुछ लोग देखते हैं और कहते हैं मैं जहाँ हूँ वहीं खुश हूँ, बाकी कहते हैं मैं जहाँ हूँ वहाँ खुश नहीं हूँ, परंतु मैं इस वक्त बदलना या कहीं और जाना नहीं चाहता हूँ। ऐसे लोग भी होते हैं जो जहाँ है वहाँ पर खुश नहीं है, वे जानते हैं कि उन्हें तत्काल कुछ करने की जरूरत है। ये लोग अक्सर अपने व्यक्तिगत सत्यों को सबसे ज्यादा स्पष्टता से व्यक्त करते हैं, वैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनसे उनकी अपने बारे में राय प्रतिबिंबित होती है। ये शब्द उनकी आत्मा का प्रतिबिंब होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ व्यक्तिगत सत्य अक्सर चरम भाव उत्कर्ष के क्षणों में व्यक्त किए जाते हैं। सत्य के इन क्षणों में मैं अक्सर सुनता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं इस से बी में नहीं पहुंच सकता। क्या आप पागल हो गए हैं? मुझे अपनी पत्नी और 3 बच्चों का पालन पोषण करना है। मैं ये नहीं कर सकता, अपनी अगली तनख्वाह पाने से पहले मैं 5 साल तक इंतजार नहीं कर सकता। निवेश, आप चाहते हैं कि मैं अपना सारा पैसा गंवा दूं? मेरे पास निवेश करने के लिए धन नहीं है। कुछ करने से पहले मुझे और जानकारी की जरूरत है। मैंने पहले भी यह करने की कोशिश की थी, यह कोशिश कभी सफल नहीं होगी। मुझे जानने की जरूरत नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे पढ़ा जाता है, मैं इसके बिना ही काम चला सकता हूँ। मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी मैं जवान हूँ, मैं पर्याप्त स्मार्ट नहीं हूँ। मैं ये करूंगा बशर्ते मुझे सही साथी मिल जाए। मेरा पति इस काम को कभी पसंद नहीं करेगा, मेरी पत्नी कभी नहीं समझ पाएगी, मेरे मित्र क्या कहेंगे। अगर मेरी उम्र कम होती तो मैं ये कर सकता, अब बहुत देर हो चुकी है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि इसके लिए इतना कष्ट उठाया जाए। मैं इतना महत्वपूर्ण नहीं हूं कि इतना कुछ करूं। सभी शब्द दर्पण होते हैं। व्यक्तिगत सत्य चरम भावोत्कर्ष के क्षणों में व्यक्त किए जाते हैं। सभी शब्द दर्पण होते हैं क्योंकि वे इस बात को प्रतिबिंबित करते हैं कि लोग अपने बारे में क्या सोचते हैं, तब भी जब वे किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे हों। मेरी सर्वश्रेष्ठ सलाह, आप में से जो लोग एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में जाने के लिए तैयार हो, उन्हें मेरी सबसे महत्वपूर्ण सलाह यह है, आप अपने शब्दों के प्रति जागरूक रहें, खास तौर पर ऐसे शब्दों के प्रति जो आपके दिल, पेट और आत्मा से निकलते हों। अगर आप अपनी जिंदगी बदलने वाले हैं तो आपको अपने विचारों और भावनाओं द्वारा उत्पन्न शब्दों के प्रति जागरूक रहना होगा। अगर आप इस बारे में जागरूक नहीं रह सकते कि आपकी भावनाएं आपके चिंतन पर कब हावी हो रही हैं, तो आप कभी अपने मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। आप खुद को पीछे रोक रखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी दूसरे के बारे में कुछ कहते हैं, जैसे ये मेरी पत्नी कभी नहीं समझ पाएगी, परंतु दरअसल आप उसके बजाय अपने बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं। हो सकता है आप खुद ही निष्क्रियता के लिए अपनी पत्नी का इस्तेमाल बहाने के रूप में कर रहे हो, या फिर दरअसल आप ये कह रहे हो मुझ में इतना साहस या वाक चातुर तो नहीं है कि मैं इस नए विचार को उस तक पहुंचा सकूं। सभी शब्द दर्पण होते हैं, इसलिए शब्द आपकी आत्मा में झांकने का अवसर प्रदान करते हैं। या कह सकते हैं मैं नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकता, मुझ पर दीर्घकालीन कर्ज का बोझ है और मुझे अपने परिवार के बारे में सोचना है। आप ये कह सकते हैं मैं थक चुका हूं, मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, या मैं सचमुच कुछ भी नहीं सीखना चाहता। ये व्यक्तिगत सत्य है। व्यक्तिगत सत्य व्यक्तिगत झूठ भी होते हैं। ये सत्य है और ये झूठ भी है। अगर आप खुद से झूठ बोलते हैं तो मैं यही कहूंगा कि आप कभी यात्रा पूरी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे सर्वश्रेष्ठ सलाह यह है, आप अपनी शंकाओं, डरों और सीमित करने वाले विचारों को सुने तथा इसके बाद ज्यादा गहराई में उतरकर गहरे सत्य की तलाश करें। उदाहरण के लिए हो सकता है मैं थक चुका हूं, मैं कुछ भी नहीं करना चाहता सच हो, परंतु ये एक झूठ भी है। असली सच्चाई ये हो सकती है अगर मैं कुछ नया नहीं सीख पाया तो मैं और भी ज्यादा थक जाऊंगा। और इससे भी ज्यादा गहराई में सोचें, सच्चाई ये है मुझे नई चीजें सीखना पसंद है, मैं नई चीजें सीखना पसंद करूंगा और एक बार फिर जीवन के बारे में रोमांचित रहूंगा। शायद मेरे सामने बिल्कुल नए संसार का द्वार खुल जाए। एक बार जब आप ज्यादा गहरे सत्य के बिंदु पर पहुंच जाते हैं तो आपको अपना एक हिस्सा मिल सकता है जो इतना सशक्त होगा कि यह बदलने में आपकी मदद करेगा। हमारी यात्रा आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले तो किम और मैं उन विचारों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा जो हमारे मन में खुद के बारे में थे। हमारे जो व्यक्तिगत विचार हमें बौना रखे हुए थे, हम उनके साथ जीवन बिताने के इच्छुक तो थे, परंतु हम उन्हें अपनी प्रगति रोकने की अनुमति नहीं दे रहे थे। कभी कभार तनाव चरम सीमा पर पहुंच जाता था और हमारी आत्म आलोचनाएं उभर आती थी। ऐसा होने पर मैं अपनी आत्मशंकाओं के लिए उसे दोष देने लगता था और वो अपनी आत्मशंकाओं के लिए मुझे दोष देने लगती थी। बहरहाल हम दोनों ही जानते थे कि इस यात्रा को शुरू करने से पहले हमें सिर्फ एक चीज का सामना करना था, हमारी व्यक्तिगत शंकाएं, आलोचनाएं और अपूर्णताएं। पति पत्नी और बिजनेस पार्टनर्स के रूप में हमारा असली काम यात्रा के दौरान एक दूसरे को यह याद दिलाते रहना था कि हम दोनों ही अपने व्यक्तिगत शंकाओं, ओछेपन और अपूर्णताओं से ज्यादा शक्तिशाली थे
उस प्रक्रिया में हमने खुद पर अधिक विश्वास करना सीखा। हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य सिर्फ अमीर बनना ही नहीं था, ये खुद पर और धन पर भी विश्वास करना सीखना था। याद रखें कि आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो ये तय करते हैं कि आप अपने बारे में किन विचारों पर विश्वास करेंगे। इसलिए यात्रा का पुरस्कार ना सिर्फ वह स्वतंत्रता है जो धन से मिलती है, बल्कि वह विश्वास भी है जो आप अपने भीतर हासिल करते हैं, क्योंकि वे दरअसल एक ही चीज के दो पहलू हैं। आपको मेरी सर्वश्रेष्ठ सलाह यह है, हर दिन अधिक बड़े होने की तैयारी करें। मेरी राय में अधिकांश लोग अपने सपनों का पीछा करना इसलिए बंद कर देते हैं और पीछे बढ़ जाते हैं क्योंकि हम में से हर एक के भीतर छुपा छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति को पछाड़ देता है। हालांकि आप हर काम में उत्कृष्ट नहीं होंगे, परंतु विकास करने में समय लगाएं। जिस चीज को सीखने की जरूरत हो उसे सीखें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी दुनिया तेजी से बदल जाएगी। जब आपको पता चल जाए कि आपको क्या सीखने की जरूरत है तो उससे नजरें चुराकर कभी ना भागें। अगर आप हिम्मत से अपने डरों और शंकाओं का सामना करेंगे तो आपके लिए नए संसार का द्वार खुल जाएगा। कदम उठाएं, खुद पर विश्वास करें और आज ही शुरू कर दें। यहाँ पर ये लेसन खत्म होता है। अब अध्याय 18 जो संक्षेप में कहा गया वो ये है, वे ये 7 कदम है जो मैंने और मेरी पत्नी ने बेघर स्थिति से कुछ सालों में वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने की यात्रा के दौरान उठाए। इन 7 कदमों ने वित्तीय तीव्र मार्ग तक पहुंचने में हमारी मदद की और हम आज भी इनका प्रयोग करते हैं। मुझे विश्वास है कि ये कदम वित्तीय स्वतंत्रता की राह तक आपकी यात्रा का नक्शा बनाने में आपकी भी मदद कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए मैं आपको खुद के प्रति ईमानदार रहने की सलाह देता हूं। अगर आप इस समय दीर्घकालीन निवेशक नहीं है तो जल्दी से जल्दी उस स्तर तक पहुंच जाएं। इसका क्या अर्थ है? बैठकर एक योजना बनाएं कि आप अपने खर्च की आदतों को किस तरह नियंत्रित करेंगे। अपने कर्ज और दायित्वों को न्यूनतम करें, अपने संसाधनों के भीतर रहें और फिर उन्हें बढ़ा लें। ये पता लगा कि कितने महीनों तक यथार्थवादी ब्याज दर से प्रति माह कितना निवेश करके आप अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। इस तरह के लक्ष्य बनाएं। कितनी उम्र तक आप काम धंधा छोड़ने की योजना बना रहे हैं? आप जिस स्तर का जीवन जीना चाहते हैं उसके लिए आपको हर महीने कितने धन की जरूरत होगी? अगर आप जल्दी शुरू कर दें और अपने कार्यों पर नजर रखें तो आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि आपने एक ऐसी दीर्घकालीन योजना बना ली है जो आपके उपभोक्ता ऋण को घटाती है और आप नियमित रूप से बचत करते हैं, इसलिए आप दूसरों से बेहतर स्थिति में पहुंच जाते हैं। इस स्तर पर आसान रखें, बहुत ज्यादा हवाई उड़ान ना भरें। आपको कैश फ्लो क्वाड्रेंट निवेशकों के 7 स्तरों, निवेशकों के 3 प्रकारों के बारे में बताने की वजह है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको अपने बारे में कई जानकारियां मिले, जैसे आप कौन हैं, आपकी रुचियां क्या हैं और आप अंततः क्या बनना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कोई भी व्यक्ति वित्तीय तीव्र मार्ग तक पहुंच सकता है, चाहे वह इस समय किसी भी क्वाड्रेंट में काम कर रहा हो। बहरहाल अपना मार्ग खोजना अंततः आपके ही हाथ में है। ये बात याद रखें जो मैंने पहले कही थी, आपके बॉस का काम आपको नौकरी देना है, खुद को अमीर बनाना आपका काम है। क्या आप पानी की बाल्टियां ढोना बंद करने और कैश फ्लो की पाइपलाइन बिछाने के लिए तैयार हैं, जो आपको, आपके परिवार और आपकी जीवन शैली को सहारा दे? अपने बिजनेस का ध्यान रखना मुश्किल हो सकता है और दुविधाजनक भी, खास तौर पर शुरुआत में। भले ही आप कितना भी जानते हो, सीखने को बहुत कुछ है। ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, परंतु अच्छी खबर यह है कि इस प्रक्रिया का सबसे मुश्किल हिस्सा शुरुआत में है। एक बार जब आप संकल्प ले लेते हैं तो उसके बाद जिंदगी आसान होती चली जाती है। अपने बिजनेस का ध्यान रखना मुश्किल काम नहीं है, ये तो कॉमन सेंस या सामान्य ज्ञान है। यहाँ पर कैश फ्लो क्वाड्रेंट का आखिरी हिस्सा समाप्त होता है। ये आपको कैसा लगा जरूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।